पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का रिवीजन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस आएगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रायः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पर्यायवाची के रूप में देखा जा रहा है, परंतु सच्चाई इससे अलग है। यह सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रभावकारी संगठन था, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भाग हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर चलता रहा है, यानी जो आंदोलन हो रहे थे वो इस कांग्रेस से बाहर भी चलते रहे हैं। समय के साथ कांग्रेस में भी बदलाव आया है। फिर उदारवादी चरण में भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी चरण है तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से अधिक दूरियां थी। तो कांग्रेस है उदारवादी चरण में, कांग्रेस की और राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहे हैं उन दोनों में आपस में दूरियां थी, परंतु उग्रवादी चरण जब उदारवादी से उग्रवादी चरण आया तो उसमें थोड़ी निकटता आई। फिर गांधीवादी चरण में और भी निकटता आ गई, परंतु किसी भी चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय नहीं बन सकी थी। तो उदारवादी चरण पढ़ना है इसमें आंदोलन में, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी विचार के चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, जिसे संपूर्ण भारत के 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। फिर अखिल भारतीय स्तर पर यह राष्ट्रवाद की पहली योजना थी। तो राष्ट्रवाद की पहली योजना थी इस तरह अखिल भारतीय स्तर पर 1885 में हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद है। सुरक्षा कपट की अवधारणा क्या है? तो कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो ब्रिटिश की पहल पर ब्रिटेन द्वारा ब्रिटिश हित में गठित की गई थी, यानी ब्रिटिश की पहल पर और ब्रिटिश ने गठित की थी और ब्रिटिश के हित में गठित की गई थी। इस विचार के प्रतिपादक लाला लाजपत राय थे, तो उन्होंने ये विचार दिया था लाला लाजपत राय ने। फिर सुरक्षा कपाट की अवधारणा के आधार पर यानी ब्रिटेन ने अपनी सुरक्षा के लिए गठित की थी। ब्रिटिश अधिकारी तथा एम होम के मित्र विलियम बेडरवन के द्वारा लिखित होम की जीवनी में कहा गया है कि होम को एक विद्रोह की आशंका थी, इसलिए वह सुरक्षा कपाट के तौर पर प्रतिनिधित्व संस्था के रूप में कांग्रेस स्थापित करना चाहते थे। तो होम ने ऐसी उनकी होम के आधार पर मित्र उनके जो थे विलियम बेडरवन के द्वारा लिखित होम की जीवनी है, तो उससे पता चलता है कि उन्होंने सुरक्षा कपाट अपनी सुरक्षा के लिए इसको गठित किया था। सुरक्षा कपाट की अवधारणा के विरोधी मत क्या है? तो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में स्फैटी-वॉल्व का सिद्धांत तर्कसंगत नहीं जान पड़ता, क्योंकि इस व्यवस्था को स्वीकार करने का अर्थ है कांग्रेस जैसी, मतलब अगर इस स्फैटी-वॉल्व का सिद्धांत को स्वीकार कर ले तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस जैसी जो संस्था है उसकी स्थापना को कुछ व्यक्तियों का षड्यंत्र का परिणाम मान लेना। तो किंतु इसमें इस धारणा के आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि 1950 के दशक में डफरिन के परिवार वालों द्वारा उनके कुछ पत्रों का प्रकाशन किया गया था, जिसमें यह सूचना मिलती है कि शिमला में एओ होम डफरिन से मिला था। तो शिमला में डफरिन से मिला था एओ होम, और फिर डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना को गंभीरता से नहीं लिया। डफरिन ने स्थापित की थी लेकिन डफरिन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत तथा लंदन की किसी भी लाइब्रेरी से संबंधित दस्तावेज नहीं प्राप्त हुए हैं। फिर तड़ित चालक का सिद्धांत। गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों के आधार बनकर एक तड़ित चालक सिद्धांत बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनके विचारों पर गठित थी।
तो आगे चल के ये तड़चल सिद्धांत यानी बन गई। और यह सिद्धांत कहने का प्राय है कि होम ने ब्रिटिश के हित में भारतीय नेताओं का उपयोग नहीं किया, बल्कि भारतीय नेताओं ने ही भारत के हित में होम का उपयोग कर लिया। यानी उन्होंने ब्रिटेन के हित में भारतीयों के उपयोग करने के लिए गठित की थी, लेकिन भारतीयों ने उनको उपयोग कर लिया। क्या सुरक्षा कपाट की अवधारणा कांग्रेस की स्थापना की वास्तविक व्याख्या करती है? तो सुरक्षा कपाट की अवधारणा लाला लाजपत राय द्वारा कांग्रेस के उदारवादी चरण का प्रहार करने के क्रम में विकसित की गई थी। यानी जो उदारवादी क्रम चल रहा था, उदारवादी चरण, तो लाला लाजपत द्वारा कांग्रेस की स्थापना की अवधारणा जो है उदारवादी चरण पर प्रहार करने के क्रम में विकसित हुई। इनका कहना था कि संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना एक आवश्यक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी होम की सलाह पर ब्रिटिश वायसराय जो लॉर्ड डफरिन थे उनके द्वारा ब्रिटिश हित में गठित की गई थी। तो ऐसा कहते हैं कि होम ने उसे सुझाव दिया और डफरिन ने उसे लागू किया, तो उन के हित के आधार मतलब ब्रिटेन के हित के आधार पर गठित की गई थी। अपने विचार के पक्ष में लाला लाजपत राय विलियम बेडबर्न के द्वारा लिखी गई होम की जीवनी का दृष्टांत देते हैं। इसमें 7 गुप्तचरों द्वारा 7 दस्तावेजों का जिक्र है, जिसमें भारी विद्रोह के संकेत है, परंतु बेडबर्न का विचार का खंडन निम्न आधार पर किया जा सकता है। तो बेडबर्न का विचार जो है खंडन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत और लंदन की किसी भी लाइब्रेरी से इसमें संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। स्वतंत्रता के पश्चात डफरिन के प्रकाशित पत्रों से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसलिए सुरक्षा कपाट की अवधारणा का समर्थन करने का मतलब है कि भारत में राष्ट्रीय उत्थान को कम करके आंकना। वस्तुतः कांग्रेस की स्थापना को 1870 से 1880 के दशक में राष्ट्रीय चेतना के उभार से जोड़कर देखा जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1907 तक चलेगा। 1885 से 1907 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर राष्ट्रवाद की प्रगति यानी कांग्रेस का उदारवादी चरण चलेगा 1885 से 1905 तक। और इसमें उदारवादी शब्द की व्याख्या होगी मूलभूत दृष्टिकोण, सामाजिक आधार, राजनीतिक पद्धति और योगदान एवं सीमाएं होंगी। उदारवादी चरण में क्या होंगे? मूलभूत दृष्टिकोण उनका पता चलेगा, समाज का आधार पता चलेगा, राजनीति की क्या पद्धति है और समाज, राजनीति, मूलभूत दृष्टिकोण, योगदान एवं सीमाएं क्या होंगी। तो कांग्रेस के उदारवादी चरण 1885 से 1907 तक। उदारवादी चरण में 1905 से 1907 में क्या होगा? उद्भव की परिस्थितियां, सामाजिक आधार, जो कांग्रेस का उद्भव हो रहा है तो इसमें उद्भव की परिस्थितियां क्या हैं, समाज का आधार क्या है उस समय। फिर उदारवादियों से मतभेद के बिंदु, तो उदारवादियों में मतभेद के बिंदु हो गए और राजनीतिक पद्धति। फिर स्वदेशी आंदोलन चलेंगे, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा और यहाँ सांप्रदायवाद की प्रगति हुई, यानी सांप्रदायवाद आने लगेगा और सर सैयद अहमद खान की नीति आएगी 1880 में। फिर शिमला प्रतिनिधि मंडल 1906 में और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, दिसंबर 1906 में। संप्रदायवाद भी विकसित हुआ, कांग्रेस भी यहाँ विकास कर रही है। तो उग्रवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आरंभिक चरण को निम्न चरणों उदारवादी चरण क्यों कहते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आरंभिक चरण यथा 1885 से 1905 के बीच के काल को कांग्रेस की उदारवादी चरण की संज्ञा दी जाती है। उदारवादी शब्द का प्रयोग निम्न कारण होते हैं, यानी इस चरण में कांग्रेस पर जेम्स मिल और एडम बर्क जैसे उदारवादी चिंतकों के विचार का प्रभाव है, यानी कांग्रेस पर उनके चिंतकों का प्रभाव है, जेम्स मिल का प्रभाव और एडम बर्क का। उदारवादी नेताओं द्वारा संवैधानिक तरीके को अपनाने पर बल दिया गया। उनका नारा था प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं,
यानी उनका नारा था पहले प्रतिनिधित्व दो फिर कर। वे क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करते थे, यानी क्रमबद्ध रूप से परिवर्तन होगा, उग्र सुधार और लंबी छलांग में नहीं। तो इनके ये विचार थे। वे संसदीय राजनीति में विश्वास करते थे, लोक आंदोलन में नहीं, संसद में राजनीति जो हो रही है उसी में विश्वास करते थे। उनके द्वारा अपनाई गई राजनीतिक पद्धति को लोकप्रिय प्रार्थना प्रतिवेदन स्मरण पत्र ये लिख कर देते थे, नाम दिया जाता है। अर्थात वे वर्ष में 3-4 दिन एकत्र होते और ब्रिटिश सरकार को अपने पुराने प्रतिवेदन को याद दिलाते तथा नए प्रतिवेदन प्रस्तुत करते, फिर आपस में विचार विमर्श कर लौट जाते थे। इस प्रकार राजनीति के लिए मात्र अल्पकालिक पेशा था, यानी राजनीति थोड़े समय के लिए करते थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण का सामाजिक आधार क्या था, यानी समाज में क्या आधार था उदारवादी चरण का। तो उदारवादी नेतृत्व के अभिचरण के तत्व की प्रधानता, अभिजात यानी ऊंचे वर्ग जो हैं वो अभिजात वर्ग कहते हैं उन्हें, तो अभिजाती तत्वों की प्रधानता थी। उदाहरण के लिए उसमें जमींदार, वकील, व्यापारी, पत्रकार, चित्रकार, वो चिकित्सक और धर्मगुरु आदि शामिल थे। तो अमीर वर्ग है जमींदार, वकील, व्यापारी और पत्रकार, चिकित्सक, धर्मगुरु। इनमें सामान्यतः जो सामान्य का प्रतिनिधित्व नहीं थे, यानी सामान्य जनता प्रतिनिधि नहीं कर रही थे इसमें। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में 90% हिंदू और केवल 6.5% मुसलमान थे। इन प्रतिनिधि मंडल में सवर्णों की प्रधानता थी, यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे सवर्ण, उनकी संख्या अधिक थी और इसमें केवल 40% केवल ब्राह्मण थे, ब्राह्मण 40% थे। और उच्च वर्ग के जो जाति होती हैं उन वो लोग थे या व्यापारी वाले जैसे बड़े लोग। उदारवादी चरण का योगदान क्या है, तो भारतीयों को आधुनिक राजनीति से परिचित कराना, आधुनिक यानी आज की जो नीति है आधुनिक राजनीति से परिचित करवाया जाए। तो उदारवादी नीति के दबाव में 1892 का अधिनियम मत देने का अधिकार पारित हुआ। तो इस उदारवादी चरण की योगदान क्या है, तो राजनीति से उन्होंने परिचित करवाया। दूसरा, उदारवादी दबाव में 1892 के अधिनियम में मतदान देने का अधिकार पारित हुआ, यहाँ मतदान देने। ऐसे इसमें सबसे बढ़कर उदारवादी नेताओं ने धन की निकासी की अवधारणा देकर औपनिवेशिक अर्थ की व्याख्या दी, यानी धन की निकासी की उन्होंने व्याख्या दी, धन की निकासी व्याख्या, और उन्हें श्वेतों के अधिकार की अवधारणा को गहरी चोट पहुंची। फिर धर्मनिरपेक्ष मूल्य पर आधारित राजनीति को प्रोत्साहन दिया, यानी धर्मनिरपेक्ष मूल्य, तो धर्मनिरपेक्ष के मूल्यों पर आधारित राजनीति को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। उदारवादी चरण की सीमाएं, उदारवादी नेता संवैधानिक राजनीति में विश्वास करते थे। तो उदारवादी नेता थे संवैधानिक तरीके से काम करने वाली राजनीति में विश्वास करते थे, अर्थात वे क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करते, लंबी छलांग में नहीं। इनकी सीमा थी कि क्रमिक परिवर्तन नहीं बस हो सकता है और अचानक कोई परिवर्तन में नहीं हो सकता, इस तरह की सोचते थे। उन्हें जनता की शक्ति में विश्वास नहीं था, वे महज शिक्षित भारतीयों को ही भारत के वास्तविक नागरिक मानते थे। यानी जनता की शक्ति को क्या है, उदारवादी लोग जनता की शक्ति को विश्वास नहीं करते थे कि जनता में कोई शक्ति नहीं है और केवल पढ़े लिखे जो नागरिक हैं तो उन्हें वास्तविक नागरिक मानते थे। वे भारत की अवनति के लिए ब्रिटिश सरकार को नहीं, मतलब भारत की जो दशा है उसके लिए ब्रिटिश सरकार को नहीं बल्कि भारत के में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारियों को उत्तरदारी मानते थे कि भारत की जो दुर्दशा है और जनता की परेशानी उसका कारण ब्रिटिश के अधिकारी हैं। फिर उदारवादी नेताओं का सामाजिक आधार, जो उदारवादी नेता तो उसमें कौन थे, तो आधार समाज के अभिजात था अतः राजनीति में उनके लिए महज अकल्पित पेशा था, यानी थोड़े समय का पेशा था और अभिजात यानी बड़े लोगों का आधार था उदारवादी नेताओं का।
जो समाज का आधार अभिजात है नहीं बड़े लोगों का था और थोड़े समय का पेशा था राजनीति। उदारवादी चरण में कांग्रेस पर जमींदारी पूंजीपतियों का प्रभाव था, यानी ये जमींदार हैं देखो पूंजीपति हैं, इनका प्रभाव उदारवादी चरण में है। अतः कांग्रेस को उदारों किसानों श्रमिकों के समर्थक कानून का विरोध किया गया। तो किसान के जो समर्थक में कानून आएंगे किसानों श्रमिकों के लिए, उन कानूनों का ये विरोध करते रहेंगे। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने जहां एक तरफ 1885 ईस्वी में बंगाल जो है उसमें रैयतवाड़ी कानून का विरोध किया तो 1885 में बंगाल के रैयतवाड़ी कानूनों का विरोध किया, वहीं 1900 ईस्वी में पंजाब लैंड एलिएशन कानून का विरोध किया। तो इस तरह से उन्होंने विरोध किया। कांग्रेस के उदारवादी चरण के सामाजिक आधार को स्पष्ट कीजिए, यानी उदारवादी चरण का समाज का आधार क्या है, प्रकाश डालिए कि कांग्रेस की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो उदारवादी चरण के सामाजिक आधार ने किस तरह मतलब पूरे राजनीति को प्रभावित किया। अगर हम उदारवादी चरण में कांग्रेस की राजनीति पर निगाह डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कांग्रेस का सामाजिक आधार उच्च वर्ग ने तैयार किया था। कांग्रेस की पहली बैठक में एक बड़ी संख्या वकीलों की थी। इसके अतिरिक्त इसमें पत्रकार, व्यापारी, महाजन, धर्मगुरु आदि उपस्थित थे की भी उपस्थिति रही थी। वे कांग्रेस की उपयुक्त सामाजिक संरचना में निश्चय ही कांग्रेस की राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा। इसे निम्न कारक के रूप में देखते हैं। चूँकि कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने पेशे में सफल व्यक्ति थे, इसलिए राजनीति के लिए अल्पकालिक पेशा बन कर रही थी। तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो अपने पेशे में सफल थे और राजनीति उनके लिए सिर्फ थोड़े समय का पेशा, अल्पकालिक पेशा बन कर रह गई थी और उनका अलग से सफल व्यापार चल ही रहा था। आगे कांग्रेस के उदारवादी नेता अंग्रेजी भाषा के बुद्धिजीवी थे, अंग्रेजी भाषा उन्होंने पढ़ रखी थी, इसलिए सामान्य जनता में ना तो उनका संपर्क था और ना ही वे जनता की शक्ति में विश्वास करते थे। फिर इसकी अधिकांश मांग मध्यम वर्ग के हित के अनुकूल थी। तो मध्यम वर्ग जो चाहता था उसके अनुकूल थी। कुछ अवसरों पर उन्होंने जमींदारों महाजनों के पक्ष में सरकार द्वारा किसानों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का भी विरोध कर दिया। तो जमींदारों महाजनों की सुरक्षा के लिए उन्हें किसानों का विरोध जो नीति है उन पर विरोध किया। उदाहरण के लिए 1885 में बंगाल में रैयतवाड़ी कानून तथा 1900 का पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट आदि का विरोध किया उन्होंने। तो क्या उदारवादी इस तरह के क्वेश्चन है। उदारवादी चरण में कांग्रेस का नेतृत्व अभिजात वर्ग बना रहा था, जन सामान्य के मुद्दे पर समस्याओं को अपने से दूर रखा, जन सामान्य की समस्याएं उन्हें अपने से दूर रखा। इस कथन के संदर्भ में मत देना है। तरह इसमें नरमपंथी यानी उदारवादी की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। स्वतंत्रता आंदोलन किस तरह से मिला। तो 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस राजनीतिक जागृति का परिणाम थी। तो 1850 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस राजनीतिक जागृति के परिणाम थी जो 1880 के दशक में उत्पन्न हुई थी। तो राजनीति में जागरण आया था, उसके कारण 70-80 के दशक में आया था, तो उसका परिणाम थी। क्षेत्र के स्तर पर पूना सर्वाधिक सभा से लेकर मद्रास महाजन तक कई क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। तो जिस स्तर पर पूना सार्वजनिक सभा स्थापित हुई, मद्रास में महाजन सभा मद्रास में हुई, पूना में हुई। ऐसी क्षेत्र के आधार पर संस्थाएं हो गई थी सभा बनाने के लिए। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में गठित हुई थी, यानी पूरे देश के लिए। इसका उद्देश्य विभिन्न भागों में सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता को एक समान मंच प्रदान करना था, यानी सभी जो कार्य कर रहे हैं राजनीति के मंच पर पूरे देश में, तो सभी को एक मंच देना है।
कार्यकर्ताओं को। इस रूप में कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षा से जुड़ गई थी। उन्हें राष्ट्र की से आकांक्षाएं हुई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीयों को आधुनिक राजनीति से अवगत कराया कि आधुनिक की राजनीति जो है सबसे बढ़कर उन्होंने राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण मांग उठाई। तो राष्ट्र के हित में जो थी उन्हें मांगों को उठाया। यथा प्रतिनिधित्व, सरकार की मांग, प्रेस की आज़ादी थी, जो प्रतिनिधित्व कर रही थी अब वो सरकार है तो उनकी आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता थी, सिविल सेवा में भारतीयकरण करना, यानी अब नौकरी वो भारतीयों को भी मिलने लगे। फिर भारतीय उद्योगों को सुरक्षित किया जाए, भू राजस्व की दर कम कर दी जाए आदि उनकी ये मांगें थी। फिर भी महत्वपूर्ण मांग थी भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण को रोकना, कि शोषण न किया जाए। इसलिए उदारवादी कांग्रेस को भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, यानी अर्थव्यवस्था के संबंध में इसने बहुत सारी नीतियां बनाई, मतलब इनकी मांगें थी। फिर दादा भाई नौरोजी जैसे उदारवादी नेता ने धन की निकासी की मुद्दे को गंभीरता से उठाया, परंतु उपयुक्त योगदान के बावजूद इसकी कुछ निश्चित सीमाएं बनी रही, जो इस प्रकार है। जैसे राजनीति के लिए अल्पकालिक पेशा बन गई थी तथा कांग्रेस का अधिवेशन महज वार्षिक सम्मेलन बनकर रह गया था। फिर मतलब वर्ष में एक बार मिलते थे। फिर व्यापार में कांग्रेस मुट्ठी भर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों का क्लब बन गई थी। तो व्यवहार में अच्छे थे, तो व्यवहार में कांग्रेसी जो थे कांग्रेसी मुट्ठी भर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग ही थे और बुद्धिजीवी बस को क्लब थी ये। सामान्य जनता में ना तो इनका संपर्क था और ना ही जनता की शक्ति में विश्वास। अब जनता की शक्ति में विश्वास ही नहीं है तो जनता से नहीं जुड़ेंगे और ना उन जनता से संपर्क रखेंगे। इसके द्वारा अपनाई गई प्रार्थना और स्मरण पत्र की पद्धति, यानी प्रार्थना भेजते थे अंग्रेजों को और स्मरण पत्र भेजते थे, तो ये पद्धति उग्रवादी नेता ने खारिज कर दी तथा उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी कि राजनीति की भिक्षा मांगते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस के उदारवादी चरण में राष्ट्रीय आकांक्षा एवं वास्तविक उपलब्धि के बीच एक बड़ी खाई थी कि राष्ट्रीय आकांक्षा अगर है भी तो मिल नहीं सकती है, और बड़ी खाई थी। उग्रवादी चरण 1905 से 1907 तक के चरण हैं उग्रवादी। फिर इसमें क्या है, 19वीं सदी के अंत में उदारवादी राजनीति की आलोचना आरंभ हो गई। तो 19वीं सदी जब आई तो 19वीं सदी के अंत तक उदारवादी जो थे उनकी राजनीति की आलोचना आरंभ हो गई, उनकी मतलब बुराई होने लगी है, आलोचना होने लगी उदारवादी राजनीति की। और अरविंद घोष ने अपने एक पैम्पलेट न्यू लैफ ऑफ द ओडल, तो पैम्पलेट न्यू ऑफ द ओडल में अरविंद घोष ने लिखी है जी। और एक राजनीतिक व्यवस्था क्रम, तो राजनीतिक क्रमबद्धता की आलोचना प्रस्तुत की है। फिर महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक एक उदारवादी नेता के रूप में उभरे। उधर पंजाब में एक उग्रवादी नेता, तो ये उदारवादी के रूप में उभरे, और पंजाब में उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय ने 1893 से 1900 ईस्वी के बीच होने वाले कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रकार 1900 ईस्वी तक कांग्रेस के अंदर एक दूसरा गुट उभर चुका था, तो एक दूसरा गुट भी कांग्रेस में आ गया था, उग्रवादी उदारवादी दो में बट गया था। फिर उग्रवाद के उद्भव के चरण, उग्रवाद जो है वो कैसे आया, क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद के उद्भव, तो उग्रवाद है तो उग्रवाद के उद्भव और उद्भव के कारण उदारवादी राजनीति विफलता की नेतार्थ क्या है, यानी उदारवादी जो है वो क्यों विफल हो गए। तो उग्रवाद के उद्भव का एक कारण उदारवादी राजनीति से मोह भंग होना है। अभी उदारवादी राजनीति करते करते वो उनका मोह भंग हो गया था। और अब तो उदारवादी की जड़, उग्रवाद की जड़ समकालीन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में निहित थी, यानी उग्रवाद था वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बातें भी करते थे, उनसे मेल खाती थी। फिर औपनिवेशिक सरकार की प्रगतिगामी नीतियों ने उग्रवाद के उदय का आधार तैयार किया। तो उग्रवाद जो है उग्रवाद के उदय का आधार भी मतलब
उनकी नीतियों ने के आधार पर बना था। देश की आर्थिक स्थिति औपनिवेशिक शोषण की वजह से दयनीय हो गई थी, यानी औपनिवेशिक शोषण से आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और ग्रामीण गरीब, दरिद्र, प्राकृतिक प्रकोप, अकाल, महामारी आदि से जनता परेशान थी। परंतु ब्रिटिश सरकार संसाधनों के अधिक दोहन की नीति के क्रियान्वयन में लगी हुई थी। बढ़ती हुई बेरोजगारी के प्रति शिक्षित युवाओं के प्रतिक्रिया हुई। तो जो शिक्षित युवज हैं और बेरोजगार भी हैं, तो उनके द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इसमें भारतीय सुधारकों यथा दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों द्वारा प्रेरित भारतीय गौरव की भावना का प्रभाव बढ़ा। इन लोगों का इसमें प्रभाव बढ़ेगा, गौरव प्रभाव। तो लॉर्ड कर्जन की नीति की वजह से भी यह लॉर्ड कर्जन की नीति थी, उसकी वजह से उग्रवादी विचार का तीव्र प्रसार हुआ। कर्जन ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया था। कर्जन जो था वो भारत के विरोध में दृष्टिकोण अपनाया था उसने, और भारतीयों को संवैधानिक एवं प्रशासनिक अधिकार देने वाली सारी शक्ति को अपने हाथ से, यानी भारत को जो प्रतिनिधित्व मिला है प्रशासनिक अधिकार देने वाले अपने हाथों में केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। उसने भारतीयों को उच्च सरकारी पदों में अयोग्य करार दिया कि उच्च सरकारी अधिकारी नहीं बन सकते। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 द्वारा इसके सदस्यों की संख्या घटा दी गई। भारत विश्वविद्यालय एक्ट 1904 ईस्वी के माध्यम से उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता तो सरकार ने नियंत्रण बढ़ा दिया अपना। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 के माध्यम से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध आरोपित हो गए, समाचार पत्र बंद कर दिए गए। इसका सबसे बड़ा प्रकार बंगाल विभाजन पर था। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रीय एकता की भावना को कुचलना था। तो इसे बंगाल विभाजन के लिए किया गया था, और बंगाल क्या है उसमें राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के लिए किया गया था अंग्रेजों द्वारा। इस घटना ने बंगाल में उग्रवादी और सरकार विरोधी गतिविधियां तीव्र कर दी थी। तो बंगाल में जो उग्रवादी थे उनने सरकार विरोधी गतिविधियां तीव्र कर दी थी। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा था, तो 1996 में इथोपिया के हाथों इटली पराजय हो गई थी। इथोपिया से इटली हार गई थी। 1905 में जापान के हाथों रूस की पराजय की घटना का प्रभाव हुआ। तो 1905 में जापान से रूस हार गया था। फिर उदारवादी उग्रवादी नेताओं के बीच मतभेद के बिंदु तथा कांग्रेस की राजनीति पर उसका प्रभाव क्या है। तो उदारवादी चरण चल रहा था, और उनके बाद उग्रवादी नेता हैं, तो उनके बीच विवाद क्यों हुआ और राजनीति का प्रभाव पड़ा। अगर हम उदारवादी उग्रवादी नेताओं के बीच मतभेद के बिंदु पर प्रकाश डालते तो निम्न बिंदु उभर कर आते हैं। तो सामाजिक संरचना, अगर उदारवादी नेता उच्च वर्ग का नेतृत्व करते थे तो उग्रवादी निम्न और मध्यम वर्ग का नेता, यानी ये उच्च वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे, निम्न मध्यम वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे। फिर उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्यों के स्तर पर भी कोई विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि उग्रवादी समूह से ही सही उदारवादियों ने भी स्वराज्य स्वशासन को उद्देश्य को अपना लिया था। तो उदारवादी जो उद्देश्य था वो इन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया था। तरीका लग रहा है, दृष्टिकोण क्या है, तो उदारवादी नेताओं का विचार पाश्चात्यवादी था। तो उदारवाद के जो नेता थे उनका दृष्टिकोण पश्चात था, और उन्हें पश्चात विचारधारा और पश्चिमी संस्थाओं में गहरा विश्वास था। तो पश्चात की जो विचारधारा है उसमें उन्हें गहरा विश्वास था। वही उग्रवादी उदारवादियों के द्वारा अपनी ब्रिटिश जनता से भी की गई अपील को राष्ट्रीय मतलब ब्रिटिश जनता है, तो उग्रवादियों
जो उग्रवादियों के द्वारा ब्रिटिश जनमत से की गई अपील को राष्ट्रीय अपमान मानते थे। उग्रवादियों को भारतीय अतीत एवं संस्कृति में गहरी आस्था थी। तो उग्रवादी जो थे लड़ने वाले, उनमें संस्कृति में उनकी आस्था थी भारत की। उनका मानना था कि तकनीकी क्षेत्र में पश्चिमी देश भारत से आगे हैं, तो तकनीक में तो आगे हैं ही, परंतु भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है। राजनीतिक पद्धति, तो उदारवादियों की प्रार्थना, प्रतिवेदन और स्मरण पत्र की पद्धति को, यानी प्रार्थना भेजते थे, प्रतिवेदन भेजते थे और स्मरण पत्र भेजते थे, उसकी पद्धति को उग्रवादी नेता राजनीति की भिक्षापात्री की संज्ञा देते हैं और बदले में, यानी जो नीति थी इनकी उदारवादियों की, तो उग्रवादियों ने भिक्षापात्री की कहा और राष्ट्र अपना बहिष्कार करने पर बल दिया। और राष्ट्र की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। प्रभाव क्या पड़ा, तो उदारवादी आंदोलन के बढ़ते हुए दबाव ने उग्रवादी जो आंदोलन था अब बढ़ने लगा। उसने कांग्रेस की राजनीति को एक अलग प्रकार की दशा दी। कांग्रेस ने प्रतिवेदन की राजनीति को छोड़कर आंदोलन की राजनीति को अपना लिया। तो पहले वे प्रतिवेदन भेजते थे हर साल, अब उन्होंने राजनीति बदल दी, यानी राजनीति आंदोलन को छोड़कर आंदोलन की राजनीति अपना लिया, आंदोलन करने लगे। अब वो आंदोलन की नीति अपनाई और इसका परिणाम था 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। तो स्वदेश, अपने देश के लिए आंदोलन करने लगे वो। उग्रवादियों की सीमाएं क्या थीं, तो उनकी सीमाएं निम्न थी, जैसे कि उन्होंने अंतिम लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज्य को मान लिया था, किंतु लक्ष्य को स्पष्ट नहीं किया था कि पूर्ण स्वराज्य क्या है। फिर उग्रवादी नेताओं ने हिंदू पुनरुत्थानवाद पर बल दिया कि हिंदुओं का पुनरुत्थान करेंगे, इस पर बल दिया। हालांकि इस नए नारे के आधार पर अशिक्षित भारतीयों को कुछ हद तक संगठित किया जा सका, किंतु इसके कारण सांप्रदायिकता को बल दिया। हिंदुओं के पुनर्गठन करना था उन्हें, तो इस संप्रदायवाद बढ़ा। उन्होंने भारतीय किसानों के वर्गीय मांग, किसान हैं तो वर्गीय मांगों को नहीं उठाया और कभी भी कर रोको आंदोलन को प्रोत्साहन नहीं दिया, यानी कर रोको आंदोलन उन्होंने नहीं चलाए। यही वजह थी कि बहुत सारे उग्रवादी नेता स्वयं जमींदार थे, इसलिए कर रोको कैसे चला सकते थे, तो स्वयं जमींदार थे और भूमि के स्वामी थे। उनका तर्क था कि भारतीय किसानों का मुद्दा समाज को विभाजित कर सकता है, यानी अगर किसानों का मुद्दा उठाएं तो वे आपस में भिड़ जाएंगे। फिर लॉर्ड कर्जन ने एक अनजान उत्प्रेरक की भूमिका निभाई और राष्ट्रीय आंदोलन को नई गति, ऊर्जा प्रदान कर दी। तो लॉर्ड कर्जन, इनका उद्देश्य कुछ और था और कर कुछ और गए। यह भी इतिहास की एक विडंबना है कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन भारतीय कांग्रेस को शांतिपूर्ण मौत की प्रतिबद्धता के साथ आया था, परंतु उसके विपरीत उसने कांग्रेस को नई गति और ऊर्जा प्रदान की। कांग्रेस की राजनीति को प्रतिवेदन की जगह आंदोलन पर मोड़ दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन एक के बाद दूसरी प्रतिक्रिया नीति अपनाता रहा, यानी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उसने ये सब किया, ये बहुत सारी नीतियां अपनाता रहा। उदाहरण के लिए 1899 का नगर निगम अधिनियम, तो 1999 में चला था नगर निगम अधिनियम। तो 1899 का नगर निगम अधिनियम लाकर निर्वाचित संस्थाओं की संख्या कम करना, तो निर्वाचित जो सदस्य हैं तो उनकी संख्या को कम करना, और 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम के आधार पर कलकत्ता विश्वविद्यालय पर नियंत्रण बढ़ाना। तो 1904 का जो कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा तो उसमें कलकत्ता के विश्वविद्यालय पर नियंत्रण बढ़ेगा। और सबसे बढ़कर 1905 में बंगाल विभाजन का कदम उठाकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया गया। तो उन्होंने पहले विश्वविद्यालय पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, फिर राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस को कमजोर कर दिया।
क्या प्रयास किया। तो करजन द्वारा उठाए गए उपयुक्त कदमों का परिणाम क्या था। तो परिणाम हुआ कि कांग्रेस के अंदर उग्रवादियों का मजबूत होना। तो परिणाम उल्टा हो गया, यानी उग्रवादी अब मजबूत हो गए। अब तक उग्रवादी कार्यक्रम विचारों तक सीमित थे, यानी उग्रवादी जो काम कर रहे थे उसे विचार बना रहे थे। परंतु बंगाल विभाजन के पश्चात उन्होंने उन क्रियान्वयन का अवसर मिला। तो बंगाल का विभाजन हो रहा था जब, तो उन्हें ये अवसर मिल गया। इसी के परिणाम था स्वदेशी आंदोलन। तो इसी के परिणाम से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता को बढ़ा दिया। तो राष्ट्र की जो आंदोलन है उनकी तीव्रता को बढ़ा दिया था। इस प्रकार करजन ने भारतीय राष्ट्रवाद में अनजान उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। अनजान ने उसने उस प्रेरणा को बदल दिया। स्वदेशी आंदोलन क्या था। स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में 20वीं सदी का उदय स्वदेशी आंदोलन के गठन से जुड़ा है। तो 20वीं सदी का जब उदय हुआ तो वो स्वदेशी आंदोलन के लिए था। स्वदेशी आंदोलन का प्रबल केंद्र बंगाल रहा था। तो मुख्य रूप से बंगाल में हुआ था, बंगाल रहा था, जहाँ से यह देश के अनेक हिस्सों में प्रसार हुआ। इस आंदोलन के दौरान पहली बार ग्रामीण शहरी, तो जब देश में बहुत हिस्सों में इसका प्रसार होगा तो देश के अनेक हिस्सों जैसे ग्रामीण लोग, शहरी लोग, छात्र, युवा, महिला सभी सक्रिय राजनीति में आएंगे। और स्वदेशी आंदोलन की विशेषता यह थी, यही स्वदेश के लिए चल रहा था, अपने देश के लिए आंदोलन, तो इसकी विशेषता यह थी कि इसका दायरा महज राजनीति तक सीमित नहीं था, सिर्फ राजनीति करना नहीं था, बल्कि कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, उद्योग और जीवन के अन्य, तो जो महत्वपूर्ण जीवन के जो पहलू होते हैं, तो अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन का सरल आसान पहुंच हो। व्यवस्था राष्ट्रीय आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में पैदा हुआ। तो बंगाल विभाजन का जो है उसके आंदोलन के एक रूप में प्रकट हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर एक व्यापक असंतोष को जन्म दिया, यानी बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया और असंतोष हो गया अब जनता में। यद्यपि घोषित रूप से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक व्यवस्था को बताया कि प्रशासन में व्यवस्था के लिए विभाजन किया जा रहा है बंगाल का, किंतु उसका वास्तविक उद्देश्य भारत में मुस्लिम जनसंख्या को राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर करना था, यानी मुस्लिम जो है वो आंदोलन से बाहर हो जाएंगे। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, यानी आंदोलन जो हो रहा है तो वो दो भागों में बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा। किंतु यह स्वयं लॉर्ड कर्जन को अनुमान नहीं था कि बंगाल विभाजन इतना व्यापक और उग्र प्रतिरोध को जन्म देगा, यानी कितना व्यापक हो जाएगा। और बंगाल विभाजन की प्रक्रिया में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो बंगाल का विभाजन हुआ तो उसकी प्रक्रिया में स्वदेश का आंदोलन, अपने देश के लिए आंदोलन की शुरुआत हो गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन का क्रियान्वयन हुआ। तो बंगाल विभाजन का हुआ 1905 में, और इस दिन बंगाल के राष्ट्रवादियों ने एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। तो बंगाल विभाजन के राष्ट्रवादियों ने एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। अब है प्रश्न, बंगाल विभाजन के खिलाफ आरंभ हुए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन की 3 प्रवृत्तियां दिखाई, यानी बंगाल जब विभाजन हुआ तो राष्ट्र के आंदोलन जो चल रहे थे उनमें 3 प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। तो रचनात्मक, स्वदेशी, आत्मशक्ति, इस तरह से इनकी वो रचनात्मक, स्वदेशी व आत्मशक्ति। आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने के लिए जनता प्रत्येक मामले में स्वावलंबी होना आवश्यक है, यानी जनता उससे जागरूक हो, स्वावलंबी हो।
तो सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जनता हर मामले में स्वावलंबी होगी, क्योंकि स्वावलंबन आत्मनिर्भर प्रश्न राष्ट्रीय अभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा है। तो राष्ट्र के अभिमान के साथ जुड़ा है, आदर के साथ जुड़ा है और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1904 ईस्वी में लेख लिखकर लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित कर रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर लेख लिखकर इसको दिशा में प्रोत्साहित कर रहे थे। अतः आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु स्वदेशी आंदोलन, तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वदेशी उद्योग धंधे, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्र के खुद के शिक्षा संस्थान हो आदि स्थापित करने की दिशा में व्यापक प्रयास प्रारंभ किए। 1905 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक सम्मेलन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में बनारस में आयोजित किया। तो रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में औद्योगिक सम्मेलन बनारस में आयोजित किया गया। फिर पीसी राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। फिर अवनीश कुमार दत्त ने अपनी संस्था स्वदेश बांधव समिति द्वारा बारीसाल के गांव के विकास का कार्यक्रम चलाया। तो बारीसाल है, तो बारीसाल विकास के गांव का कार्यक्रम चलाया। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए सतीश चंद्र मुखर्जी ने, तो राष्ट्र की शिक्षा के लिए सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की। फिर राजनीतिक उग्रवाद अरविंद घोष थे। इसमें अरविंद घोष बिपिन चंद्र पाल राजनीतिक उग्रवाद पर बल देते थे। तो अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने ही निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा रखी। इसमें स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन, राष्ट्र की शिक्षा के लक्ष्य शामिल थे। तो इसमें स्वशासन करना यानी स्वदेशी वस्तुएं लाना और दूसरी का बहिष्कार करना और शिक्षा के लक्ष्य आदि शामिल किए गए। फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, तो प्रथम मित्र तथा वीरेंद्र कुमार घोष ने युवा नेताओं के द्वारा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, जिनके द्वारा 1902 में क्रांतिकारी युवाओं को प्रोत्साहन दे रहे थे। 1902 में बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बंगाल में आरंभ हुआ। बंगाल से इसका विस्तार स्वदेशी आंदोलन बंगाल में विस्तार हुआ था और फिर ये पंजाब में, महाराष्ट्र में, दक्षिण में, मद्रास में और आंध्र प्रदेश में यह एक नए नाम से प्रचलित हुआ। इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन था ये। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के एक प्रेरक तत्व स्वामी विवेकानंद थे। तो बंगाल में जो थे एक प्रेरक तत्व के रूप में बंगाल में स्वामी विवेकानंद थे। परंतु धीरे धीरे बंगाल पर तिलक के जुझारू राष्ट्र का प्रभाव पड़ने लगा। तो बंगाल में तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, उनका राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ने लगा। परंतु बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मौलिक स्वर, जो स्वदेशी आंदोलन था उसका मौलिक स्वर आर्थिक ही रहा। महाराष्ट्र भी स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण गढ़ था। यहाँ स्वदेशी आंदोलन को संगठित करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। परंतु यहाँ बंगाल के आंदोलन का मुख्य स्वर आर्थिक था। वही महाराष्ट्र के आंदोलन का स्वर मुख्यतः धार्मिक था। तो महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुआ उसका स्वर धार्मिक था, बंगाल में आर्थिक था। फिर तिलक ने धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेकर लोगों को संगठित करने का काम किया था। तो धार्मिक प्रतीक के आधार पर उन्होंने संगठित किया था। तिलक ने 1896 में गौर क्षमा समिति का गठन किया था। तो 1896 में गौर क्षमा समिति का गठन किया था तथा इस मुद्दे पर लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। फिर 20वीं सदी के आरंभ में उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशेष बल दिया था। उनके योगदान क्या थे? पहली बार कांग्रेस प्रतिवेदन से आंदोलन की राजनीति की ओर मुड़ी, यानी प्रतिवेदन से अब आंदोलन करने लगी थी। तो आंदोलन की ओर पहली बार समिति में मुड़ी थी। स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से तमाम प्रवृत्तियां विकसित हुई।
जैसे कि जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना प्रभाव बनाए रखा। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना, तो ये सारी नीतियाँ अपनाई थी। बहिष्कार करना, शिक्षा को प्रोत्साहन देना। आगे गांधीवादी आंदोलन की मांग तैयार कर दी। फिर आगे इसी ने गांधीवादी आंदोलन थे उसकी मांग के अनुसार, मार्ग के अनुसार काम किया। तो स्वदेशी आंदोलन के दबाव में सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। देसी उद्योग के रूप में बंगाल में प्रफुल्ल चंद्र राय, तो देसी उद्योग जो थे, देसी उद्योग के रूप में बंगाल के प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिकल्स और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई के द्वारा नेविगेशन कंपनी की स्थापना की गई। तो स्वदेशी जो आंदोलन था, देसी उद्योगों के रूप में, देसी उद्योग के रूप में बंगाल में प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिकल्स और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई के द्वारा नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई। बहिष्कार नीति के कारण भी देसी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। तो देश के जो उद्योग थे, देसी उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त बैंकिंग, बीमा क्षेत्र में भारतीय पूंजी का विस्तार हुआ। देसी भाषाओं, तो जो देसी भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। तो देसी भाषाओं को यहाँ प्रोत्साहन मिला, क्योंकि उग्रवादी नेता और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के द्वारा उग्र विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए देसी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। देसी काल के विकास में भी इस आंदोलन का योगदान, तो इस योगदान रहा। अनिवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा मुगल चित्रकला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। तो मुगल चित्रकला को पुनर्जीवित करने का उन्होंने कार्य किया। सीमाएं, स्वदेशी आंदोलन के नेता मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने में भी सफल रहे। तो जो स्वदेशी आंदोलन के नेता मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने में असफल थे। महत्वपूर्ण कारण मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया जाना था। तो बंगाल विभाजन का उन्होंने समर्थन किया गया, लेकिन इस आंदोलन में हिंदू धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल, लेकिन हिंदुओं ने क्या किया, इसमें धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया था। तो धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल आदि ने भी मुसलमानों को स्वदेशी आंदोलन से अलग कर दिया। तो मुसलमान जो है स्वदेश के आंदोलन से अलग हो रहे थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के किसानों को आकर्षित नहीं, बंगाल के जो किसान थे उन्हें आकर्षित नहीं किया स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि नेताओं ने प्रगतिशील कृषि कार्यक्रम को नहीं अपनाया। तो प्रगतिशील कृषि कार्यक्रम को नहीं अपनाया। स्वदेशी आंदोलन को समाप्त होना, स्वदेशी आंदोलन के खतरे को सरकार भांप गई थी, अतः साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के रूप में से साम्राज्यवाद विरोधी शक्ति आंदोलन के रूप में से शक्तिशाली दमनकारी कदम का शिकार होना पड़ा। कांग्रेस में जो उभर रहे आपसी मतभेद ने उग्रवादियों तथा उदारवादियों के मध्य की खाई इतनी गहरी कर दी कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। स्वदेशी आंदोलन के पास कोई प्रभावी संगठन नहीं था। तो स्वदेशी आंदोलन थे, उसके पास कोई संगठन नहीं था। उदारवादी उग्रवादी दल के बीच मतभेद, तो उदारवादी जो हैं, उग्रवादी दल हैं, तो उनके बीच मतभेद थे। तो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उदारवादी उग्रवादी नेताओं के बीच मतभेद उभर कर आए और मतभेद निम्नलिखित बिंदु थे। उदारवादियों का मानना था कि बंगाल का विभाजन महज बंगाल की समस्या है। तो उदारवादी मानते थे कि बंगाल की समस्या वो बंगाल की है, अतः स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित होना चाहिए। तो स्वदेश का आंदोलन से बंगाल तक सीमित हुए, किंतु उग्रवादी विभाजन की समस्या को अखिल भारतीय समझते थे। तो उग्रवादी क्या समझते, अखिल भारतीय समस्या मानते थे। इसका विस्तार संपूर्ण देश में करना चाहते थे। तो उदारवादी बहिष्कार की नीति को केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादियों ने इन अन्य क्षेत्रों में भी लागू करना चाहते थे।
तो उदारवादी जो हैं, तो उदारवादी बहिष्कार की नीति को केवल मतलब उदारवादी विदेश वस्तुओं को बस बहिष्कार करना चाहते थे, जबकि वस्तुओं के अतिरिक्त जो उग्रवादी होते थे वो अन्य क्षेत्रों पर भी इसे लागू करना चाहते थे। फिर सूरत में इनका विभाजन हुआ। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादी नेता जो उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में तिलक का नाम प्रस्तावित किया। उग्रवादियों ने तिलक का नाम प्रस्तावित किया कलकत्ता में 1906 में, किंतु मेहता गोखले गुट ने दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित किया। तो इन्होंने दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित कर दिया। फिर उग्रवादियों को मात दे दी। उग्रवादी दादा भाई नौरोजी की उम्मीदवारी का विरोध नहीं कर सके, किंतु उग्रवादी समूह के दबाव में कांग्रेस को स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार यानी स्वराज्य अपना राज्य, स्वदेशी और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे 4 भारी भरकम प्रस्ताव स्वीकारने पड़े। तो ये उदारवादियों को स्वीकारने पड़े। फिर जब कलकत्ता अधिवेशन से उदारवादी नेता लौटे तो अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे। तो उदारवादियों को 4 नीति अपनानी पड़ी, तो अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे। तो 1907 में 7 का कांग्रेस अधिवेशन जो नागपुर में होने वाला था, चूँकि नागपुर उग्रवादियों का गढ़ था यानी उग्रवादी वहाँ थे, इसीलिए गोखले मेहता गुट ने अंतिम समय में अधिवेशन का स्थान नागपुर की जगह सूरत तैयार किया कि सूरत में अधिवेशन होगा। उस समय उग्रवादी गुटों में एक अफवाह चरम बिंदु पर थी। तो उग्रवादी जो थे उनमें अफवाह थी, चरम पर थी कि उग्रवादियों ने कलकत्ता अधिवेशन में जो रियायतें प्राप्त की हैं, उदारवादी नेता सूरत अधिवेशन में उन्हें समाप्त करने वाले हैं। इसलिए उग्रवादी प्रत्येक स्थिति में अपने अध्यक्ष चाहते थे। अतः एक बार फिर उन्होंने तिलक का नाम प्रस्तावित किया। उग्रवादियों ने तिलक का नाम प्रस्तावित किया, किंतु मेहता गोखले गुट था, तो गोखले ने तभी उदारवादी नेता राय बिहारी घोष का नाम मनोनीत किया, किंतु उग्रवादी ने इसे स्वीकार नहीं किया। आप स्वीकार नहीं करेंगे, और कांग्रेस पंडाल में बलवे शुरू हो गए और जिसके परिणाम सूरत में विभाजन हुआ। सूरत विभाजन के रूप में हुई। तो उदारवादियों ने एक नया संविधान लाकर उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर लिया दिया। उग्रवादी अब कांग्रेस से बाहर हो गए। तो संप्रदायवाद की प्रगति हुई। इसी के साथ संप्रदाय एक आधुनिक विचारधारा तथा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश शासन है तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसे विकसित होने का पूरा अवसर मिला। संप्रदायवाद मानकर चलता है कि एक विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक हित दूसरे धार्मिक संप्रदाय के अन्य हितों से पृथक होते हैं। तो दूसरे जो धर्म है उसके राजनीतिक हित, सामाजिक हित, आर्थिक हित दूसरे धर्म के संप्रदाय से के अन्य हितों से पृथक होते हैं, फिर भी संप्रदायवाद का उदारवादी चरण मानते हैं। तो संप्रदायवाद का उदारवादी लोग चरण मान सकते हैं। परंतु जब संप्रदायवाद ऐसा मानने लगता है कि एक विशिष्ट धर्म, एक संप्रदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दूसरे संप्रदाय के उन हितों के विरोधी होते हैं, मतलब दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए, लेकिन जब विरोधी हो जाते हैं तो संप्रदायवाद का उग्र चरण पहुंच जाता है। फिर भारतीय राजनीति में संप्रदाय को प्रेरित करने वाले कारक थे। तो 19वीं सदी में समाज धर्म सुधार आंदोलन से पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को बल मिला और संप्रदायवाद को प्रोत्साहन मिला। तो 19वीं सदी थी, उसमें धर्म सुधारक थे, धर्म सुधारक को से पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को बल मिला और संप्रदायवाद को प्रोत्साहन मिला। ब्रिटिश इतिहास लेखन एवं जनगणना।
जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के हिंदू काल और मुस्लिम काल विभाजन से संप्रदायवाद को बल मिला। तो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने इसे हिंदू काल, मुस्लिम काल ऐसे में विभाजित कर दिया, तो ये संप्रदाय को बढ़ाया। फिर सर सैयद अहमद खान की अवसरवादी नीति तथा उनके द्वारा यह घोषित किया गया कि हिंदू मुसलमान दो पृथक कौम हैं। बस्ता 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अपनी भूमिका निभाई थी, किंतु ब्रिटिश ने 1857 के विद्रोह को मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम करार दे दिया और फिर ब्रिटिश ने यह विद्रोह के पश्चात मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई, यानी मुसलमानों के विरोध में नीति अपनाई। परिणामतः शिक्षा और सरकारी सेवाओं में मुस्लिम पहले ही पिछड़े थे और अब और पिछड़ते चले गए। तो शिक्षा में और सरकारी सेवाओं में पिछड़ गए वो। इस बात को सबसे पहले महसूस किया सर सैयद अहमद खान ने। तो सैयद अहमद खान प्रमुख हैं। सैयद अहमद खान ने 1870 के दशक में राष्ट्रवादी रहे थे और 80 के दशक में आकर राज पक्षधर हो गए। अब मतलब पहले राष्ट्रवाद के से लड़ रहे थे, अब ब्रिटिश के पक्षधर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ब्रिटिश जो हैं ब्रिटिश समर्थन के बिना मुस्लिम समाज का उत्थान संभव नहीं है। तो ब्रिटिश जो है उनके समर्थन के बिना मुसलमान क्या है समाज अपना उत्थान नहीं कर सकता। उन्होंने नीति अपनाई। आगे एक दृष्टि से देखा जाए तो मुस्लिम संप्रदाय की आधारभूत संरचना सर सैयद अहमद खान ने निर्मित की थी, यानी मुस्लिम जो संप्रदाय है उसकी संरचना सर सैयद अहमद खान ने निर्मित कर दी। उन्होंने भारत में एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था के विकास को हतोत्साहित किया, क्योंकि उनका मानना था कि जिन संस्थाओं का विकास मुस्लिम अल्पसंख्यक के हित में नहीं है, तो जो संस्थाएं थी उनको हतोत्साहित किया और बाहर हो गए वो आंदोलनों से। फिर शिमला प्रतिनिधित्व मंडल अक्टूबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह एवं आग खां के अधीन, तो नवाब सलीमुल्लाह थे और आग खां के अधीन 35 कुलीन मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। तो 35 कुलीन जो मुसलमान थे वो वायसराय से मिले तथा उन्होंने उनके समक्ष मांग रखी कि साम्राज्य में अर्पित की गई सेवा के बदले हमें जनसंख्या से अधिक मत मिले, यानी उन्होंने अपनी मांग रखी कि जो भी वो सामग्री देंगे साम्राज्य में अपने योगदान देंगे उनके साम्राज्य विस्तार में, तो वो हमें अपनी जनसंख्या के में अधिक मत मिले। तो मुस्लिम लीग का गठन दिसंबर 1906 में ढाका में आग खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में, तो इसमें नवाब जो हैं सलीमुल्लाह हैं और नवाब मोहसिन उल मुल्क हैं, इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो 1906 में हुआ मुस्लिम लीग का गठन और ढाका में हुआ बंगाल में। फिर बाकर उल मुल्क इस मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। तो बाकर उल मुल्क जो हैं बाकर और मुल्क वो पहले अध्यक्ष बने मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग ने आरंभ में ब्रिटिश राज्य पक्षधर नीति अपनाई, ब्रिटिश के पक्ष में अपनी नीतियां चलाई शुरुआत में। वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो सूरत के विभाजन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय राजनीति की दशा क्या थी? इसमें उदारवादी राजनीति की विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह है। तो उदारवादी राजनीति है उसकी विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह है। उग्रवादी आंदोलन का बिखराव है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति है। तो भारत के आंदोलन और विदेशी भूमि के आंदोलन, भारत के आंदोलन में बंगाल में अनुशीलन समिति है, महाराष्ट्र में चंपकार बंधु, सावरकर बंधु, मित्र मेला और अभिनव भारत, इन सब के नेतृत्व में चंपकार बंधु, सावरकर बंधु, मित्र मेला, अभिनव भारत ये सब हुए। और विदेशी भूमिका क्या थी? तो लंदन में इंडियन हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा, कनाडा में लंदन में हुए थे ये इंडियन हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा के अधीन, कनाडा में हुआ। तारकनाथ दास, जेडी कुमार
अमेरिका में गदर पार्टी, तो गदर पार्टी के नेता तो लंदन, कनाडा और अमेरिका, यहाँ तीनों महाद्वीपों पर ये आंदोलन हुए थे। और संप्रदायवाद, तो संप्रदाय में क्या है, पृथक निर्वाचन दे दिए गए 1909 में, और मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन तथा स्वराज का प्रसार हुआ। तो मुस्लिम लीग की नीति अब बदल गई यहाँ, और स्वराज का प्रस्ताव आया। तो सूरत विभाजन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा एवं दिशा। अब हम उदारवादी राजनीति की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह, तो उदारवादी जो नीति थी उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह बताना है। सूरत विभाजन के पश्चात कांग्रेस महज मुट्ठी भर उदारवादी नेताओं का क्लब बनकर रह गई थी। तो सूरत का जब विभाजन हुआ तो कांग्रेस में मुट्ठी भर उदारवादी नेता क्लब बनकर रह गए। एक बार फिर वह प्रतिवेदन की नीति पर लौट आए थे, यानी प्रतिवेदन देने की नीति पर लौट आए थे। उदारवादी अपने कार्यक्रम एवं नीतियों को यथोचित गति प्रदान नहीं कर सके, तो वो अपनी नीतियों को गति प्रदान नहीं कर सके। युवा पीढ़ी ने इनके नेतृत्व में नकार दिया। तो युवा पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी ने अपने नेतृत्व को नकार दिया तथा साथ ही उदारवादी अपने उद्देश्य और लक्ष्य पर व्यापक प्रचार प्रसार नहीं कर सके। तो उदारवादी जो थे अपने उद्देश्यों में लक्ष्य को प्रचार प्रसार नहीं कर सके। इस कारण उदारवादी नेतृत्व ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। उदारवादी आंदोलन का बिखराव, तो उदारवादी उग्रवादी आंदोलन उनका बिखराव हो गया। इसमें सूरत विभाजन के पश्चात उग्रवादी आंदोलन भी बिखर गया। तिलक 6 वर्ष के लिए मंडले जेल भेज दिए गए, तो तिलक जेल चले गए। और अरविंद घोष ने राजनीति में से संन्यास ले लिया। फिर अरविंद घोष हैं, तो अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया। फिर लाला लाजपत राय अमेरिका की ओर पलायन कर गए, तो लाला लाजपत राय जो थे वो अमेरिका चले गए। फिर अजीत सिंह को देश से निर्वासित कर दिया, अजीत सिंह को देश से बाहर कर दिया गया। और निर्वासन के पश्चात वे फ्रांस चले गए। तो इस तरह उग्रवादी जो नेता थे वो बिखर गए थे। अब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय आंदोलन में उत्पन्न राजनीति शून्य भरने का काम किया। तो क्रांतिकारियां जो हुई उसने शून्यता को भरने का प्रयास किया। इस काल में क्रांतिकारी घटनाओं को प्रोत्साहन मिला। इन क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर दयानंद सरस्वती, बंकिम, तो जो क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई हैं उनमें दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतकों का प्रभाव था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रांति गतिविधियों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रांतियां हुई, जैसे कि आयरिश विद्रोह ने भी क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। तो इन क्रांतियों ने विशेष रूप से व्यक्तिक वीरता पर बल दिया, यानी व्यक्तिगत रूप से लोगों भर कर आए, जिसमें क्रूर एवं अलोकप्रिय ब्रिटिश अफसरों तथा विद्रोहियों की हत्या करना और कोष धनराशि एकत्र करना। तो इन बीच जो व्यक्तिगत वीर लोग थे उनकी अलोकप्रिय ब्रिटिश अफसर जो थे उनके विरुद्ध उनकी देशियों ने हत्या की, उनका धन लूटा, एकत्र किया और डाका डाला। ब्रिटेन के शत्रु देशों से सैनिक सामग्री प्राप्त की। तो ब्रिटेन के जो शत्रु देश थे उनसे सैनिक सामग्री प्राप्त करने आदि में शामिल थे। देश से लेकर विदेश भूमि तक क्रांतियां फैलती गईं और भारत में बंगाल में महाराष्ट्र ने इसके प्रमुख केंद्र बने देशी क्रांतियों के। बंगाल में मुख्य क्रांतिकारी गुट मिदनापुर में, तो बंगाल में कहाँ था? बंगाल में मिदनापुर और कलकत्ता की अनुशीलन समिति की स्थापना प्रार्थनाथ मित्र
प्रथम नाथ मित्र, जितेंद्र नाथ मुखर्जी, वीरेंद्र कुमार घोष आदि द्वारा 1902 में की गई। तो बंगाल के क्रांतिकारी गुट थे, उसमें मिदनापुर, कलकत्ता की अनुशीलन समिति की स्थापना। फिर प्रथम मित्र और जितेंद्र मुखर्जी और वीरेंद्र कुमार घोष आदि द्वारा 1902 में की गई थी बंगाल में, कलकत्ता में। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन हुए। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन में 1895 में तब हुआ जब चापेकर बंधुओं ने प्लेग, तो चापेकर बंधुओं के नेतृत्व में हुआ था, यानी चापेकर बंधु जो थे ने प्लेग कमिश्नर रेड तथा आयस्टस की हत्या कर दी। तो प्लेग कमिश्नर थे, चापेकर बंधु ने हत्या कर दी और आयस्टस रेड की भी हत्या कर दी। आगे सावरकर बंधुओं ने, तो चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी और सावरकर बंधुओं ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला सम्मेलन की स्थापना की। तो सावरकर बंधु जो बचे थे, उन्होंने सावरकर बंधु ने मित्र मेला संगठन की स्थापना की 1904 में। और विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की। तो विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में अभिनव भारत अभियान स्थापित किया। इसके अलावा रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सन्याल थे। इन्होंने पंजाब में, दिल्ली में, संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की। तो रास बिहारी बोस है, सचिंद्र नाथ सन्याल है। पंजाब दिल्ली वाले इलाकों में इन्होंने और संयुक्त प्रांतों में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन की आधारशिला रखने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा जी को दिया जाता है। तो विदेशों में इन्होंने क्रांतिकारियां की। कुछ अंग्रेज मित्रों की सहायता से उन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक एक अखबार शुरू किया। तो इन्होंने श्याम कृष्ण वर्मा जो थे, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक अखबार शुरू किए। और उन्होंने लंदन में 1905 ईस्वी में, तो लंदन में 1905 ईस्वी में होम रूल सोसाइटी और इंडियन हाउस की स्थापना की। लंदन में होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस की स्थापना की। 1907 ईस्वी में नासिक के एक क्रांतिकारी दल ने वी.डी. सावरकर, तो नासिक का एक दल था, क्रांतिकारी दल था, उन्होंने वी.डी. सावरकर के नेतृत्व में इंडिया हाउस पर कब्जा कर लिया। इसी दल के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा थे। तो इस सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्नल वायली की हत्या कर ली। तो कर्नल वायली है, उनकी हत्या कर दी। पेरिस तथा जिनेवा में क्रांतिकारी में, पेरिस में जो थी फ्रांस की राजधानी पेरिस, और जिनेवा जिनेवा तो इसकी राजधानी है, जर्मनी की नहीं है, यूरोप में है जिनेवा। तो वहाँ क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा, ऑस्ट्रिया की राजधानी जिनेवा शायद, तो भीकाजी कामा सक्रिय थी। उन्होंने वंदे मातरम पत्र क्रांतिकारी विचारधारा का प्रकाशन किया। तो वंदे मातरम फैला भीकाजी कामा में पेरिस में, तथा जिनेवा में क्रांतिकारी भीकाजी कामा ने। तो विदेश में क्रांतियां हो रही। फिर क्रांतिकारियों ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हो रही, तो अमेरिका में कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर आंदोलन की शुरुआत हुई। तो यहाँ गदर आंदोलन चला अमेरिका में। इस आंदोलन के प्रणेता सोहन सिंह भटनागर, लाला हरदयाल, तो ये प्रवर्तक के सोहनलाल भटनागर, लाला हरदयाल और गदर सप्तपत्रिका इस पार्टी का मुख्य पत्र था। तो गदर जो था वो पत्र था। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम में सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दी, मतलब भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना तथा अंग्रेजों के हटने के पश्चात भारत में स्वतंत्रता समानता के आधार पर एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन का शामिल था। ये करने के उद्देश्य से इन्होंने किया था।
क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की महत्ता इस बात में है, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो थे उनकी महत्ता इस बात में है कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा शिथिल हो गई थी, तब क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने उसे नई ऊर्जा प्रदान की तथा लोगों में आत्मविश्वास, राष्ट्रवाद की भावना को जगाए रखा। सबसे बढ़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया। तो 1929 का जो अधिवेशन होगा उसमें पूर्ण स्वराज को फिर आगे चल के कांग्रेस अपनाएगी, और किंतु क्रांतिकारियों ने इस लक्ष्य को बहुत पहले ही अपना लिया था। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसे बहुत पहले अपना लिया था। कामागाटू की घटना तो 1914 में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। कामागाटू की घटना ये प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित है, यानी कनाडा में कामागाटू की घटना हुई। कनाडा सरकार द्वारा ऐसे भारतीयों का अपने में प्रवेश वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे, यानी सीधे इतने बड़े क्षेत्र पर सीधे भारत से आने में बीच में तो रुकना ही पड़ता था, तो सीधे भारत से अगर नहीं आए हैं तो वो वहाँ रुकने मतलब उन्होंने शर्त लगा दी थी, अब भारत से आने वाला कोई व्यक्ति बीच में तो कहीं रुकेगा ही, इसीलिए उन्हें भारतीय ना आए इसलिए किया था। तो भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटू मारू नामक स्थान पर जापानी जहाज से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब तो पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया के कितने करीब 336 यात्रियों के साथ वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तो ये कनाडा की ओर जापानी की जहाज से 376 यात्रियों को लेकर आए थे, किंतु कनाडा सरकार के सख्त रवैये के कारण कामागाटू मारू जो जहाज थे उसे वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा, यानी वो उतर नहीं सके। अंग्रेजों द्वारा जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया, सीधे कलकत्ता हो, और जहाज के कलकत्ता पहुंचते ही कुछ यात्री और पुलिस के मध्य झड़प हो गई। यात्रियों के मध्य और पुलिस के मध्य झड़प हुई, जिसमें 18 यात्री मारे गए और शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। तो संप्रदायवाद की प्रगति हुई। इसमें भारत शासन अधिनियम 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909 के अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य, तो 1919 का जो अधिनियम आया और उनका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना था। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए ये था। उग्रवादियों का हाथ मजबूत करना और मतलब उदारवादियों का हाथ मजबूत करना और उग्रवादियों की शक्ति को तोड़ने, क्योंकि उग्रवादी इनकी चाल समझते थे तो उनकी शक्ति को तोड़ना था। भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत सचिव मार्ले थे। तो मिंटो वायसराय लॉर्ड मिंटो और सचिव मार्ले थे। इसे मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। 1919 के अधिवेशन में सबसे अधिक याद किया जाता है कि पृथक निर्वाचन पद्धति के दुष्परिणामों के लिए, तो पृथक निर्वाचन पद्धति थी उसके दुष्परिणाम सामने आए और राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में धर्म के औचित्य को सिद्ध कर दिया। तो राजनीति चल रही थी उसमें धर्म आ गया, धर्म के आधार पर औचित्य सिद्ध हो गया और सांप्रदायिक राजनीति के लिए मार्ग खोल दिया गया। 1919 के अधिवेशन में भौगोलिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर विभिन्न हितों, यानी भूगोल के आधार पर प्रतिनिधित्व के स्थान की जगह बहुत सारे जो हित थे, विभिन्न हितों, वर्गों, धार्मिक संप्रदायों, जातियों के आधार पर प्रतिनिधित्व तय किया गया। तो ये गलत था कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व तैयार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय, प्रेसिडेंसी, महानगर निगम, वाणिज्य मंडल और बागान मालिक, भूमिपति तथा व्यवसाय, तो ये सारे वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो इसमें बहुत सारे पृथक प्रतिनिधित्व करने लगे, जैसे धर्म के, समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय, प्रेसिडेंसी को अलग प्रतिनिधित्व, फिर महानगर निगम है, नगर निगम अपना प्रतिनिधित्व देगा, वाणिज्य मंडल है, बागान मालिक हैं, भूमिपति हैं, व्यवसायी हैं, तो सब पृथक
प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। फिर मुस्लिम चुनाव क्षेत्र के प्रधान को ही पृथक निर्वाचन व्यवस्था कहा गया। तो मूल रूप से लेकिन मुस्लिम का जो चुनाव अलग से हो रहा है उनको पृथक निर्वाचन कहा गया है। इस एक्ट का यह पहलू सबसे विवादास्पद रहा है। इसके लिए मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विराष्ट्र का विचार पृथक निर्वाचन पद्धति के तार्किक परिणाम थे। द्विराष्ट्रवाद जो क्या अवधारणा आएगी वो यहाँ से चल के आएगी। अब मुस्लिम लीग की नीतियों में परिवर्तन और स्वराज का प्रस्ताव। तो मुस्लिम लीग की अब नीतियाँ थोड़ी बदलेंगी। स्वराज का प्रस्ताव आया, जैसे 1912-13 में मुस्लिम लीग की राजनीति में एक नई बात दिखाई दी। इस लीग ने यंग पार्टी के कुछ सदस्य यानी मोहम्मद अली, शौकत अली, तो इसमें मोहम्मद अली आ गए, शौकत अली आ गए, हकीम आमिल खां, हसन इमाम, जाफर अली खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ये मुस्लिम थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उदय हुआ। इन्होंने मुस्लिम लीग की नीतियों को कांग्रेस की नीतियों के निकट ला दिया। तो यंग पार्टी के जो सदस्य थे मुस्लिम अली, शौकत अली, मुस्लिम अली, शौकत अली, हकीम अहमद खां, हसन इमाम और जाफर अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिस इन सब ने कांग्रेस के समीप लाया इनको। इन्हीं के प्रभाव से 1913 में लखनऊ अधिवेशन में लीग ने स्वराज्य के लक्ष्य को अपना लिया। तो अब जो मुस्लिम लीग है उसने थोड़ी कांग्रेस के पास आई, उसने स्वराज के लक्ष्य को अपना लिया। अब लखनऊ पैक्ट की भूमिका तैयार की, और लखनऊ पैक्ट हुआ तो लखनऊ पैक्ट की भूमिका तैयार की। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या था, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया उसका आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव में होम रूल आंदोलन है, गदर आंदोलन है, युवा वर्गों का मोह भंग हो गया, किसानों की जागृति हो गई, किसान जागृत हुए, और 1916 में लखनऊ पैक्ट आया, 1919 का भारत शासन अधिनियम आएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बहुत सारे प्रभाव भी पड़ेंगे। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। हालांकि इस युद्ध में भारत प्रत्यक्ष रूप से भागी नहीं लिया था, फिर भी इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव डाला। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, क्रांतिकारी गतिविधियों और राजनीतिक क्षेत्र में विशेष तौर पर देखा जा सकता है। तो इसका प्रभाव कहाँ अर्थव्यवस्था पे आया, क्रांतिकारी जो गतिविधियां घटित हो रही थी उन पर राजनीति में प्रभाव आया। एक तरह से इसे राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा दी और गति ला दी थी। तो पहला होम रूल आंदोलन चला। प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति में जब एक तरफ गांधी जी अन्य भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ युद्ध में प्रयास करके सहयोग की नीति अपना रहे थे, यानी युद्ध में ब्रिटिश की सरकार सहायता कर रहे थे, उसी समय तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा पृथक होम रूल लीग का गठन कर होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। होम रूल शब्द जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया होम रूल? आयरलैंड से होम रूल शब्द लिया गया है। और तिलक और एनी बेसेंट कर रही थी इसको। उसका बल स्वराज अथवा स्वशासन प्राप्त करने का था, तो स्वराज प्राप्त करने के लिए था। सबसे पहले तिलक ने 2016 में होम रूल लीग की स्थापना की। तो कब की? 2016 में की थी स्थापना। और तिलक ने अपनी संस्था द्वारा कर्नाटक में मुंबई छोड़कर मध्य प्रांत बरार में जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम किया। तो कर्नाटक, बंगाल और मुंबई को छोड़ दिया और मध्य प्रांत बरार में कार्यक्रम फैलाया, कार्यक्रम निर्धारित किया। भारत के शेष हिस्सों में जिम्मेवारी 1916 में एनी बेसेंट की लीग को दी गई। तो अन्य शेष जो भाग थे उनकी जिम्मेदारी एनी बेसेंट ने ली। इस आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम राजनीतिक विषय एवं जन जागरण संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन करना था।
तो राजनीतिक विषय के संबंध में जनता को जागरूक करने के लिए पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था। प्रकाशन करना, पुस्तकें नई नई छाप के और उनको बेचना भी। राजनीति विषयों पर वाद विवाद और भाषण आयोजित करवाना, तो राजनीति के विषय होते हैं उनमें वाद विवाद करवाएं, भाषण आयोजित कराएं, पुस्तकों का प्रकाशन करें, उन्हें बेचें। समाज सेवा करना, समाज की सेवा करें। जन भावनाएं आयोजित कराना निर्धारित किए गए। तिलक ने मराठा केसरी समाचार पत्रों को होम रूल आंदोलन की अवधारणा स्पष्ट करने तथा प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। तो केसरी समाचार पत्र तिलक का है। तिलक ने मराठी में केसरी समाचार पत्र। और बेसेंट ने कॉमनवेल ऑफ न्यू इंडिया जैसे पत्र, तो बेसेंट ने कौन सा, कॉमनवेल ऑफ तथा न्यू इंडिया, कॉमनवेल न्यू इंडिया एनी बेसेंट का पत्र है। और केसरी समाचार मराठी भाषा में तिलक का पत्र है। ये प्रकाशित हुए और अपने लोगों के उद्देश्यों को प्रचार किया, यानी अपने उद्देश्य क्या है तो उसको प्रचार किया। फिर तिलक ने क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा और भाषाई राज्यों की माने, यानी क्षेत्र के आधार पर भाषा का विकास हो और भाषा के आधार पर राज्य की मांग, तो राज्य की मांग को राजस्व की मांग के साथ जोड़ दिया। राजस्व यानी तब तक राजस्व ना दें जब तक भाषा का उनका विकास ना हो। तिलक ने यह घोषणा की कि राजस्व मेरा स्वराज्य जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किसने की, तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा। यद्यपि यह सत्य है कि होम रूल आंदोलन अपने लक्ष्य को वास्तविक रूप से प्राप्त किए बगैर बिखर गया, तथापि इसने कुछ दीर्घकालिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की। नए क्षेत्र में आंदोलनकारी राजनीति का प्रसार हुआ, यानी जो नए क्षेत्र थे अब वहाँ आंदोलन होंगे। और अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया, यानी पूरे देश में इस तरह के आंदोलन होंगे। इससे पहले आंदोलन का फैलाव बंगाल, महाराष्ट्र अथवा तो फैलाव कहाँ कहाँ हुआ, इससे पहले बंगाल में था, महाराष्ट्र में और पंजाब तक ही सीमित था। इस आंदोलन में भावी राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक प्रमुख नेता भी प्रदान किए। अब राष्ट्रीय का जो आंदोलन होना है तो नए नेता आएंगे। उदाहरण के लिए मद्रास में सत्यमूर्ति, बंगाल में एस.सी. दास, तो मद्रास जो है, मद्रास में सत्यमूर्ति होंगे मद्रास के क्षेत्र में, बंगाल में एस.सी. दास, संयुक्त प्रांत में बंगाल में कौन होंगे, बंगाल में एस.सी. दास होंगे, बंगाल में एस.सी. दास, मद्रास में सत्यमूर्ति, संयुक्त प्रांत है जो वहाँ जवाहरलाल नेहरू आदि। सबसे बढ़कर होम रूल आंदोलन की महत्ता इस बात में है कि गांधीवादी चरण आंदोलन से पूर्व पहला अखिल भारतीय स्तर का जन आंदोलन है। तो गांधी के जो आंदोलन हो रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर, उस आंदोलनों में सबसे पहला अखिल भारतीय आंदोलन है ये होम रूल आंदोलन, और भारतीय का जनक था। इसे सदा के लिए आंदोलन के रुख को उदारवादी चरण से जन आंदोलन की तरफ मोड़ा। सबसे पहले इसने जनता के आंदोलन की ओर मोड़ा। अब गदर आंदोलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी संगठनों की गतिविधियों में तेजी देखी गई, तो क्रांतिकारी गठन है तो वे तेज हुए। इस काल में क्रांतिकारियों ने विदेशों से सहायता लेकर भारत में ब्रिटिश सत्ता का तख्ता पलटने, यानी विदेश से भी सहायता ले रहे हैं ब्रिटिश का सत्ता पलटने के लिए, तो विदेशों से सहायता लेकर भारत में ब्रिटिश सत्ता का तख्ता पलट करने का प्रयास किया। इस क्रम में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भावन और भाई परमानंद 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी ने प्रथम विश्व युद्ध का फायदा उठाकर यूरोप से भारत तक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया। तो प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो यूरोप से भारत तक एक नेटवर्क स्थापित किया और ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट करने का प्रयास किया इन्होंने। हालांकि इस योजना को सफलता नहीं मिली, परंतु गदर आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवादी चेतना को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। इस पार्टी द्वारा अंग्रेजी, हिंदी एवं गुरमुखी
यानी गदर नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। तो अंग्रेजी, हिंदी और गुरुमुखी भाषा में गदर पत्र का प्रकाशन हुआ। क्रांतिकारी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। युवा वर्ग का मोह भंग। सामान्यतः युवा वर्ग पश्चिमी सभ्यता को सबसे अच्छा समझते थे तथा उनसे प्रभावित रहते थे, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के काल में उन्हें यूरोप के खून खराबा से उसका पश्चिम सभ्यता से मोह भंग हो गया और इस कारण उन्हें आंदोलन की मना स्थिति बनी। तो यानी वो भी अब आंदोलन में युवा वर्ग भी शामिल होंगे। पहले तो युवा अंग्रेजों के हिसाब से काम करते थे। अब किसानों में जागृति। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से बाहर भेजे गए सैनिक अपने गांव आए, तब उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की कमजोरियों को उजागर किया। इस कारण किसानों में राजनीतिक जागृति हुई, पर संप्रदायवाद की प्रगति हुई। 1916 के लखनऊ पैक्ट। 1916 में लखनऊ पैक्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय से ही ब्रिटिश राज्य पक्षधर नीति अपना ली थी। तो मुस्लिम लीग जब स्थापना हुई तो उन्होंने ब्रिटिश राज्य पक्ष में अपनी नीति अपनाई, परंतु 1910 ईस्वी के पश्चात इस पर मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता का प्रभाव बढ़ने लगा। तो मुस्लिम के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका प्रभाव बढ़ा। अब इसके परिणाम स्वरूप 1913 में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य के लक्ष्य को अपनाया। तो 13 में उन्होंने बीच में स्वराज्य के लक्ष्य को अपना लिया था। इस प्रकार लक्ष्य के स्तर पर मुस्लिम लीग कांग्रेस के निकट आ गई थी। स्वराज के लक्ष्य था इसलिए दोनों निकट आ गए थे। इनका तार्किक परिणाम 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ। फिर इस पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर स्वराज्य की मांग की। तो इन्होंने मिलकर स्वराज की मांग की, आगे बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन बदले में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ेंगे लेकिन कांग्रेस क्या करेगी, इनके पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लेगी और यह कांग्रेस के निर्णय में भूल मानी जाती है कि उन्होंने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि कांग्रेस ने अनजाने में राजनीति में धार्मिक पहचान को स्वीकार किया और सांप्रदायिक शक्ति को बढ़ावा दे दिया। 1919 में भारत शासन अधिनियम स्वशासन के मुद्दे पर होम रूल आंदोलन चलाया जा रहा था। तो स्वशासन प्राप्त करने के लिए यहाँ होम रूल आंदोलन चलाया जा चुका था। अतः 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा से स्पष्ट रूप से 1917 में जब अगस्त घोषणा आई तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य स्वशासन का विस्तार करना है। तो स्वशासन तो पहले से ही चल रहा था आंदोलन उसके लिए, तो उन्होंने भी कहा कि हमारा उद्देश्य भी स्वशासन का विस्तार करना है। किंतु कुल मिलाकर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल अन्य बातों की वजह सांप्रदायिक हित में लाया गया था, यानी साम्राज्यवाद। अब अन्य बातें तो उसमें ऐसे ही थी, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य के हितों के अनुसार काम करना तो उसमें लाया गया था। सिद्धांत, इस सुधार बिल से पृथक निर्वाचन पद्धति की आलोचना की गई, यानी पृथक निर्वाचन जो था सिद्धांत क्या हुआ, सुधार बिल था, तो जो उसमें पृथक निर्वाचन की आलोचना की गई थी, किंतु व्यवहार में इसे न केवल बनाए रहने दिए बल्कि इसका विस्तार भी किया। तो पृथक निर्वाचन की आलोचना कर रहे हैं और उसे बने भी रहने दिया और विस्तार भी किया। अब सिख आंग्ल इंडिया यानी सिखों के लिए अलग, एंग्लो इंडियन के अलग और यूरोपियों को यह अधिकार मिल गए, तो और संप्रदाय का विभाजन कर दिया 1919 में और मतदान का विस्तार किया, परंतु शहरी बुद्धिजीवियों की तुलना में ग्रामीण कुलीनों को अधिक मताधिकार दिए गए। तो ग्रामीण के जो कुलीन लोग थे, बड़े लोग, उन्हें अधिकार मत के अधिक दिए ताकि वे विधानमंडल में ब्रिटिश सहयोगी और परिवर्तन विरोधी शक्ति के रूप में कार्य सके। नहीं, विधानमंडल में तो बैठे लेकिन उनमें मतलब समझने की क्षमता नहीं है, तो परिवर्तन विरोधी होंगे, वो परिवर्तन जो भी अंग्रेज करेंगे उसका विरोध नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने गाँव के लोगों को अधिक चुना। इसके माध्यम से भारतीय राजनीति का परिवर्तनीकरण हुआ। फिर उसने संप्रदायवाद को भी प्रोत्साहन दिया, यानी संप्रदायवाद राजनीति में प्रांतीकरण हुआ। हर राज्य में अलग अलग प्रांतों में राजनीति चल रही थी, संप्रदायवाद बढ़ गया, प्रोत्साहन दिया। दरअसल केंद्र स्तर पर
भारतीयों को सरकार में कोई भागीदारी नहीं थी, यानी केंद्र में जो सरकार थी उसमें भारतीय नहीं थे, तो भारतीयों की इसमें भागीदारी नहीं दी गई। जबकि सीमित रूप से ही सही प्रांतों में, इसमें प्रांत में भारतीयों को राजनीतिक भागीदारी मिली, यानी प्रांतों में वो शासन कर रहे थे, मतलब भारतीय ही चुने जा रहे थे और वो ही मतलब वो कर रहे थे, तो प्रांतों में भारतीयों को भागीदारी थी। इस कारण भारतीय नेता प्रांतीय राजनीति की ओर, भारत के स्तर पर लड़ रहे थे, वो प्रांत की ओर मुड़ गए। इससे राजनीति का प्रांतीकरण हो गया। वहीं हिंदू नेता हिंदू बहुल प्रांतों की ओर और मुस्लिम नेता मुस्लिम प्रांतों की ओर मुड़ गए। तो अब इसके कारण मुस्लिम अलग हो गए, मुस्लिम प्रांतों की ओर मुड़ गए, हिंदू हिंदू की ओर मुड़ गए। इस कारण राजनीति का सांप्रदायिकरण हुआ, फिर आंदोलन यहाँ बिखर से गया। तब प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय आयाम जोड़े गए। इस कथन का परीक्षण करना है कि अंतर्राष्ट्रीय आयाम किस तरह से जोड़े गए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव दो रूपों में व्यापक होता है। प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आई, तो राष्ट्र के जो आंदोलन थे उसमें तीव्रता आ गई, पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़ गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हो रहा था उससे जुड़ गया। इसे निम्न रूप से समझा जाता है, जैसे स्वराज स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए तिलक एनी बेसेंट द्वारा पृथक होम लीग का गठन कर होम रूल आंदोलन चलाया गया। होम रूल का शब्द आयरलैंड से लिया गया था, अतः ये आयरिश प्रशासन के विचार से प्रभावित था। तो मतलब वहाँ के विचार अब यहाँ आ रहे हैं। उसी प्रकार भारत एवं भारत से बाहर युवाओं द्वारा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो क्या है, उनके क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद है भारत घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गदर आंदोलन ने निभाई। यह वह काल था जब भारतीय क्रांतिकारी वैश्विक स्तर पर होने वाले सांप्रदायवाद विरोधी आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। तो भारत के जो क्रांतिकारी हैं विश्व के स्तर पर होने वाले जो साम्राज्य विरोध की बात विश्व स्तर पर हो रही थी उससे प्रभावित हो गए थे। इस युद्ध के बाद गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन भी कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर होने वाले साम्राज्य विरोधी आंदोलन से प्रेरित था। तो गांधी जी ने भी अपना रॉलेट एक्ट चला दिया विदेश से प्रभावित होकर। अंत में प्रथम विश्व युद्ध के मध्य ही ऑटोमन खलीफा का मुद्दा उभरा। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ऑटोमन का जो खलीफा था उसका मुद्दा उभरा, आगे खलीफा आंदोलन का आधार बना। तो खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन का ये ऑटोमन खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बनेगा। ऑटोमन का जो खलीफा है तो उसको निष्कासित कर दिया गया था इसमें, तो उसके खिलाफ खलीफा का आंदोलन का आधार बनेगा। इसके अतिरिक्त विदेशी मोर्चे से लौटते हुए सैनिक किसान के बीच की जागृति ला रहे थे। तो इसके अतिरिक्त विदेश से लौटते हुए जो सैनिक थे वो किसानों को जागृत कर रहे थे, क्योंकि किसान के बेटे थे। था इस काल में अनेक किसान सभाएं गठित की गईं और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय आयाम जोड़ दिए थे। अब है गांधीवाद का अर्थ। तो गांधीवाद का अर्थ है यानी गांधीवादी विचारधारा का कार्यक्रम होगा। गांधीवादी विचारधारा आएंगे इसमें गांधीवादी विचारधारा में उग्रवाद की परिस्थितियाँ। उग्रवाद कैसे निकलेगा? भारत की राजनीति में व्यापक स्वीकार, भारत की जो राजनीति है उसमें व्यापक स्वीकृति के कारण गांधी के प्रमुख आंदोलन जैसे चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलेंगे। अब गांधी चंपारण आएंगे तो असहयोग आंदोलन चलाएंगे। फिर गांधी जी की भारतीय राजनीति में व्यापक स्वीकृति के कारण विशिष्ट विचार आएंगे और विशिष्ट कार्यक्रम आएंगे। जैसे विशिष्ट विचार में भारत एवं विश्व की राजनीति में गांधी का योगदान की विरासत होगी। गांधी जी के विचारों का महत्व बढ़ेगा। गांधी जी की राजनीति क्षेत्रीय आंदोलन पर होगी और रॉलेट सत्याग्रह।
तो गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। उन्होंने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत आए। तो 1915 में प्रथम विश्व युद्ध भारत आए। आरंभ में ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई और लोगों से अपील की कि ब्रिटिश सरकार को अधिक से अधिक सहायता दे, बढ़ चढ़कर सेना में भर्ती हो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही उन्हें चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा जैसे आंदोलन में हिस्सा लेने में पहचान बनाई उन्होंने। फिर प्रथम अखिलीय भारतीय आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह शामिल था उसी में। तो रॉलेट सत्याग्रह में फिर शामिल हो गया। तो उनकी उद्भव की परिस्थिति क्या थी? तो गांधी जी के आगमन के समय राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। राजनीति यानी शून्य पड़ी थी। अतः कांग्रेस का उदारवादी कार्यक्रम जनता के बीच विश्वास खो चुका था। उदारवादी जो कार्यक्रम चल रहे थे कांग्रेस को, उस वक्त जनता का विश्वास नहीं था तथा उदारवादी नेता एक जन आंदोलन लाने में विफल रहे थे। जनता के साथ मिलकर आंदोलन नहीं ला पाए। इसलिए भारतीय राजनीति में गांधी जी का उद्भव अपेक्षाकृत आसान था। तो भारत आगमन से पहले गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए थे। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने अहिंसा सत्याग्रह की तकनीक और रचनात्मक कार्यक्रम सभी तकनीकों का विकास किया। इसीलिए भारत में स्वीकृति मिलने में उन्हें आसानी हुई। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रभावित किया। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों को उन्होंने प्रभावित किया था। पूंजीपति वर्ग प्रथम विश्व युद्ध के मध्य औद्योगिक वस्तुओं पर करारोपण और युद्ध के पश्चात अनिश्चितता से अनजान थे कि अनिश्चितता क्या होने वाली है। तो करारोपण से परेशान थे, औद्योगिक वस्तुएं नहीं बिक रही थी। और श्रमिक वर्ग उद्योग, जो श्रमिक वर्ग थे वो उद्योगों में छटनी के खतरे को झेल रहे थे। तो इसमें छटनी हो रही थी श्रमिकों की। उसी प्रकार धनी किसान वस्तुओं के मूल्य की गिरावट से परेशान थे। जो धनी किसान थे उनकी वस्तुओं की मूल्य गिर गई थी, जबकि निम्न वर्ग के किसान भुखमरी और अकाल की समस्या से ग्रसित थे। इसके अतिरिक्त प्रथम विश्व युद्ध के मध्य प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध के मध्य पहली बार भारत में युवा पीढ़ी ने पाश्चात्य संस्कृति के क्रूर चेहरे को देखा और स्वतंत्रता एवं प्रजातंत्र को जन्म दिया। तो इसने स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया और प्रजातंत्र को लाने का काम किया। आगे देश किस प्रकार मानव के विरुद्ध रासायनिक और जैविक, यानी मानव के विरुद्ध उन्होंने रासायनिक हथियार, जैविक युद्ध शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। यह भी वजह है कि गांधी जी राष्ट्र को विभिन्न वर्गों का समर्थन, तो बहुत सारे जो वर्ग हैं विभिन्न वर्गों का उन्हें समर्थन मिला। गांधी के आगमन के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन का एक माहौल निर्मित था। उपनिवेश में इतने साम्राज्य विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया। तो उपनिवेश में भी इसने क्या हुआ, आंदोलन जो हुए वो साम्राज्यवाद के विरोध में आंदोलन अब चलने लगे। और स्वतंत्र देश में पूंजीवादी विरोधी आंदोलन तथा गांधीवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही इस नवीन वैचारिक शक्ति को प्रोत्साहन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने में जो गांधी के आंदोलन थे उन्हें शक्ति मिली। अब इसमें गांधी के भारतीय राजनीति में व्यापक स्वीकृति के कारण क्या थे, यानी भारत की राजनीति में उन्हें किस तरह स्वीकार किया गया। तो इनकी विशिष्ट विचारधारा थी। गांधी जी की विचारधारा अत्यधिक विलक्षण थी जो लोगों को आसानी से आकर्षित कर लेती थी। इसलिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू थे। पहला था सत्याग्रह की नीति। इस पद्धति से संबंधित व्यक्ति अथवा व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश और घृणा का भाव नहीं था, यानी आक्रोश नहीं कर रहे थे सरकार के खिलाफ, न घृणा का भाव था, बल्कि सुधार के लिए नवीन अपील थी। अतः प्रतिपक्षी के लिए भी, तो प्रतिपक्षी जो थे, तो प्रतिपक्षी के लिए भी इस प्रकार के आंदोलन का उग्र दमन करना अधिक कठिन था। तो विपक्ष लोग उसका दमन नहीं कर सकते थे। अतः राजनीतिक पद्धति के रूप में यह अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई। तो राजनीति मनवाने के लिए, राजनीति के काम के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि इसने आधुनिक हथियारों को व्यर्थ बना दिए। तो आधुनिक हथियार थे और उनको व्यर्थ बना दिया। अहिंसा,
तो अहिंसा की नीति चले। अहिंसा की अवधारणा को भारतीय संस्कृति में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है क्या अहिंसा की। फिर गांधी जी ने सफलतापूर्वक इसका उपयोग राजनीति में किया, तो राजनीति में अहिंसा को ला दिया। अपने आप में दुर्लभ पद्धति थी। अहिंसा की पद्धति जन आंदोलन के लिए अनुकूल थी। इसके माध्यम से गांधी आंदोलन में व्यापक भागीदारी संभव हुई और महिलाओं ने भी इसमें व्यापक भागीदारी निभाई। फिर अहिंसा की अवधारणा ने धनी वर्ग, तो मतलब मारपीट नहीं हो रही थी इस आंदोलन, इसलिए सब लोग जुड़ते गए, और धनी वर्ग को भी आश्वासन दिया कि उनके विरुद्ध भी बल प्रयोग नहीं होगा, और गांधीवादी आंदोलन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। तो धनी वर्ग भी उनके आंदोलन में शामिल हो गया। फिर स्वराज, गांधी जी के स्वराज की परिकल्पना अलग थी, जहां एक अधिकतर कांग्रेस नेताओं के विचार स्वराज का अर्थ राजनीतिक स्वतंत्रता थी। वहीं गांधी जी पहले यह नैतिक स्वतंत्रता थी, पहले नैतिक स्तर पर स्वतंत्रता लाना चाहते, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता। इस प्रकार गांधी जी स्वराज विषयक संकल्पना अस्पष्ट थी, यानी स्वराज जो शब्द था पहले वो अस्पष्ट थी, किंतु उसकी अस्पष्टता ने ही इसका महत्व छिपा था। तो स्वराज्य की जो संकल्पना थी वो अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी अस्पष्टता में थोड़ा इसका महत्व छिपा था, क्योंकि विभिन्न वर्ग इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से कर रहे थे कि स्वराज का क्या अर्थ होगा। फिर पश्चिमी सभ्यता की आलोचना, उन्हें पश्चिमी सभ्यता पाश्चात्य आधुनिकता की आलोचना की। उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में ये घोषित किया कि भारत ब्रिटिश के पैरों तले नहीं बल्कि पश्चिमी सभ्यता के पैरों के तले चल रहा है। फिर इनका आधुनिक विरोधी दर्शन, तो आधुनिकता विरोधी दर्शन उन लोगों को आकर्षित कर रहा था जो आधुनिकता की दौड़ में पीछे छूट गए थे, तो वे लोग भी अब इनके साथ चलने लगे। फिर वर्ग समन्वय, यानी गांधी जी ने न्याय के सिद्धांत को इस संदर्भ में देखा जा सकता है, तो न्याय का सिद्धांत दिया वर्ग समन्वय के अर्थ में। वे यह मानकर चलते थे कि पूंजीपति वर्ग को समाज के ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए और अतिरिक्त धन लोक कल्याण पर खर्च करना चाहिए। उसके वर्ग समन्वय और राजनीतिक महत्व था। वे इसी आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन में संयुक्त मोर्चा बना सके, अर्थात पूंजीपति और श्रमिक, जमींदार एवं किसान सभी को आंदोलन से जोड़ सके। तो पूंजीपति लोग जुड़े, श्रमिक जुड़े और जमींदार लोग और किसान सभी को एक साथ जोड़ सके। फिर गांव का विशिष्ट कार्यक्रम, गांधी जी का विशिष्ट कार्यक्रम जो था उसमें अनेक कांग्रेस के नेता के विपरीत, जिसमें पश्चिमी वेशभूषा को महत्व दिया। विशिष्ट कार्यक्रम में था कि जो और कांग्रेस के नेता थे वो पश्चिम की वेशभूषा धारण करे थे, तो वेशभूषा का महत्व उन्होंने समझा। गांधी जी ने साधारण वेशभूषा धारण की थी। वे जन सामान्य की तरह ट्रेन के तीसरे दर्जे की यात्रा करते थे। यही वजह है कि वे भारतीय किसानों के निकट पहुंच गए, तो किसानों के निकट पहुंचे, उनका बोलबाला भी किसानों को आकर्षित कर सके, यानी कि बोली भाषा जो थी उनको आकर्षित कर सकी, क्योंकि अपने भाषण में जहां तहां रामायण की चौपाइयों का उद्धरण करते थे। गांधी जी ने रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें प्रभात फेरी और चरखा, गांव की सफाई और ग्राम पंचायत गठन और छुआछूत का विरोध आदि शामिल किया, और लाखों भारतीयों को कांग्रेस की राजनीति से जोड़ दिया। कांग्रेस में लोग जोड़ने लगे। गांधी ने भारतीय समाज की बहुलवादी चरित्र को समझा और फिर उनके अनुकूल उन्होंने अपनी राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, यानी बहुलवादी स्वरूप था तो उसको समझने के अनुसार अपनी राजनीति चलाई। इनकी राजनीतिक वर्ग आधारित न होकर जन आधारित थी, इसलिए उन्होंने वर्ग को स्थान नहीं दिया और जनता को आधारित स्थान दिया। गांधी जी का नजरिया व्यवहारिक था, अतः वे संघर्ष के साथ साथ समझौता भी करते थे और वार्ता में विश्वास रखते थे। यही वजह है कि चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उन्होंने अपने समर्थकों को कुछ न कुछ रियायत प्राप्त
प्राप्त कर लेते थे, यानी अपने समर्थकों के लिए वे कुछ न कुछ रियायत प्राप्त कर लेते थे। अतः स्वायत्त रूप में जनता गांधीवादी नेतृत्व के प्रति आकर्षित हुई। फिर अफवाहों की भूमिका। गांधी जी की प्रसिद्धि में अफवाहों ने भूमिका निभाई, क्योंकि भारतीय जनता ने सदा गांधी जी की छवि को बढ़ा चढ़ा कर देखा। उन्होंने एक ऐसे मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत किया जो उन्हें शोषण समूह से मुक्ति दिला सकते थे। इस तरह उनकी व्याख्या हुई। फिर भारत एवं विश्व राजनीति में योगदान क्या है, उनकी विरासत क्या है। तो भारत में और विश्व की राजनीति में क्या योगदान रहा। तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में नवाचार लाया, अर्थात सत्याग्रह अहिंसा की पद्धति को अपनाया, और अहिंसा की पद्धति। उनकी वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की, अर्थात उन्होंने मैकियावेली यथार्थवाद को अस्वीकार कर धर्म पर आधारित राजनीति पर बल दिया। गांधी के आगमन से पूर्व कांग्रेस का सामाजिक आधार सीमित था। इसके महज कुछ खास वर्गों का समर्थन मिला था, तो खास वर्ग तक ही सीमित थे। किंतु गांधी जी ने कांग्रेस को सामान्य जनता से जोड़ दिया। वस्तुतः उनके आगमन से पूर्व कांग्रेस की राजनीति महाराष्ट्र में चित्ता पावन ब्राह्मण, बंगाल में भद्रलोक और तमिल ब्राह्मणों तक सीमित थी। परंतु गांधी जी ने बिहार, संयुक्त प्रांत, गुजरात और अन्य परंपरागत क्षेत्रों में से फैलाया और कांग्रेस की राजनीति में नए वर्ग को जोड़ दिया। अब नए लोग कांग्रेस से जुड़ने लगे। और गांधी जी के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन तत्कालिक सामाजिक मुद्दों से जुड़ा था। तो समाज के जो मुद्दे थे तत्काल के सामाजिक मुद्दों से जुड़ा था। अतः राष्ट्र निर्माण, समाज सुधार दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थी। राष्ट्र का निर्माण होता और समाज भी सुधार हो रहा था। उन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया और छुआछूत के विरुद्ध बड़ा संघर्ष आरंभ किया। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना कर आधुनिकतावादी वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए व्यक्ति की जगह सामुदायिकता की भावना पर बल दिया तथा मशीनीकरण की जगह मानव के श्रम पर बल दिया। गांधी जी के पश्चात भी भारतीय राजनीति एवं विश्व राजनीति में गांधीवाद की विरासत देखी जाती है। तो भारतीय राजनीति उनकी विरासत है। भारतीय राजनीति में यह विरासत भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में व्यक्त हुई। दूसरी तरफ विश्व राजनीति में मार्टिन लूथर किंग आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में अलर्ट लूथनिंग की राजनीति आदि गांधी की झलक देखी जाती है। तो वर्तमान में गांधी जी के विचारों का महत्व क्या है। तो गांधी ने हिंसा की संस्कृति को अपने पृथक कर अहिंसा की पद्धति को अपनाया। तो हिंसा जहाँ हो रही थी उससे अपने को अलग कर लिया हिंसा से, और अहिंसा की पद्धति को अपनाया और विश्व में धर्म, उन्माद, आतंकवाद जैसी समस्याओं का निराकरण किया। फिर वर्तमान में राज्य की शोषक और दमनात्मक मशीनरी को देखते हुए, राज्य में शोषण हो रहा था और दमन किया जा रहा था, तो इस स्थिति को देखते हुए गांधी द्वारा दी गई प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, यानी प्रशासन का विकेंद्रीकरण, जनता को अपने निर्णय खुद लेने के लिए नगर पालिकाएं आए, तो प्रशासन का विकेंद्रीकरण की अवधारणा उचित प्रतीत हुई, क्योंकि उनमें सत्ता नीचे से ऊपर की ओर जाती है। वर्तमान विश्व अति मशीनीकरण की समस्या से जूझ रहा है। मशीनीकरण ज़्यादा हो गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ उच्च स्तर के रोजगार के लिए नया खतरा, तो रोजगार में क्या हो रहा है, खतरा बनकर आ रहा है। ऐसी स्थिति में गांधी के विचार का व्यापक महत्व है, क्योंकि मशीन द्वारा मानव श्रम का विस्थापन नहीं होना चाहिए। अति उत्पादन वर्तमान सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अति उत्पादन हो रहा है और खतरा बनकर आया है। यह पर्यावरण संकट लेकर आतंकवाद आदि समस्याएं भी जुड़ा हुआ है। तो पर्यावरण संकट भी है ऐसे, आतंकवाद भी है। इसलिए कुछ विद्वान गांधी जी को एक उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक मानते हैं, और वे बंदा सिवा से लेकर बाबा
आमटे तथा विभिन्न पर्यावरणवादियों ने गांधीवादी जो विचार हैं उनसे प्रेरणा ली है। अब गांधीवादी राजनीति, क्षेत्रीय आंदोलन। गांधी ने सर्वप्रथम भारत में अपनी पहचान क्षेत्रीय आंदोलन के माध्यम से बनाई। तो गांधी जी हैं तो उन्होंने अपनी पहचान क्षेत्रों में, एक एक क्षेत्र को में आंदोलन चला उससे बनाई। जैसे चंपारण है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में था। फिर अहमदाबाद मिल मजदूरों ने 1918 में, खेड़ा 1918 में। तो ये क्षेत्रीय आंदोलन से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह क्या है? तो गांधी ने अपना पहला आंदोलन चंपारण में किया राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर। तो राजकुमार शुक्ल ने उन्हें आमंत्रित किया था। गांधी जी वहां गए और उन्होंने तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध आंदोलन किया। तिनकठिया पद्धति में उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष किसान से यह अपेक्षा की गई थी कि वह 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करने के लिए अलग कर दें। गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा और चंपारण तिनकठिया पद्धति का अंत हो गया। फिर 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के पक्ष में आंदोलन छेड़ा उन्होंने। यह मिल मालिकों द्वारा मजदूरों के प्लेग के जो बोनस को लेकर विवाद छिड़ा था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के पश्चात मिल मालिक ने इसे समाप्त करना चाहते थे, यानी मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे जारी रखवाना चाहते थे। मिल मालिकों में से एक अम्मा लाल साराभाई थे, तो गांधी जी के मित्र थे। उनमें से मिल मालिकों में से अम्मा लाल साराभाई गांधी जी के मित्र थे। उसकी मदद से गांधी जी ने अंततः मजदूरों के इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने को राजी कर दिया। एक ट्रिब्यूनल बैठाया जिसमें 35 प्रतिनिधि बोनस मजदूरों को देने का आदेश दिया। 35 प्रतिनिधियों ने बोनस देने के लिए मंजूरी दी। इस तरह आंदोलन सफल रहा। 1918 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के पक्ष में आंदोलन छेड़ा। तो गुजरात के खेड़ा जिले के जो किसान थे उनके पक्ष में आंदोलन छेड़ा था। खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई थी और किंतु सरकार अकाल संहिता अनुशासन के आधार पर उन्हें भू राजस्व की राशि माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर सनवेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो सनवेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है के सदस्य वल्लभ भाई पटेल थे। सनवेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने पूरी जांच पड़ताल के पश्चात निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज है। राजस्व संहिता के तहत पूरा लगान माफ किया जाना चाहिए। तो इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गुजरात सभा ने इस वर्ष गांधी जी के अध्यक्ष थे। तो गुजरात जो सभा थी गुजरात की, उसमें गांधी जी उसके अध्यक्ष थे और इस आंदोलन में उन्होंने इंदुलाल याज्ञिक का भी सहयोग मिला और गांधी जी ने आंदोलन सफल रहा। फिर इन आंदोलन जो है, इस आंदोलन में लाभ क्या सामने आए? तो सामान्यतः भारतीयों को गांधी जी राजनीति में विश्वास होने लगा। तो सामान्य जो भारत के लोग थे उन्हें गांधी जी की राजनीति में विश्वास हो गया। उन्हें लगा कि अब भारतीय नेता केवल कहते थे, जो पहले अब तक कहते थे, परंतु वास्तव में गांधी हमारे लिए कुछ करते भी हैं। सबसे बढ़कर इन आंदोलन के मध्य गांधी जी के अंतर्गत युवा नेताओं का वर्ग तैयार हुआ। युवा लोग इनसे शामिल हो गए। उन्हें भावी गांधी आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई, यानी आगे के आंदोलन जो होंगे उनमें भी वो युवा लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। तो बिहार शब्दों में क्या है, बिहार आंदोलन में गांधी जी श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और भूला भाई देसाई, राजेंद्र प्रसाद आदि का समर्थन मिला था उन्हें बिहार में। उसी प्रकार गुजरात आंदोलन के मध्य गांधी जी को वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और शंकर लाल बैंकर आदि का सहयोग मिला। तो ये सहयोगियों के साथ जुड़ गए।
तो रॉलेट सत्याग्रह क्या है? रॉलेट सत्याग्रह आया तो रॉलेट सत्याग्रह अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सबसे पहली पहचान रॉलेट सत्याग्रह के समय सामने आई। 10 सितंबर 1917 ईस्वी में ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भविष्य की क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने और कानूनी सुधार के रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए सिडनी समिति गठित की गई। तो वहाँ के सिडनी क्या थे? न्यायाधीश थे जी, सिडनी न्यायाधीश थे। उन्होंने ये रॉलेट की अध्यक्षता की। सिडनी रॉलेट थे और उनकी अध्यक्षता में इसकी जो क्रांतियाँ हो रही थी तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने और कानूनी रूप से रूपरेखा उनकी प्रस्तुत की और समिति उन्होंने गठित की थी। सरकार ने तमाम विरोधों के बावजूद इसको कानूनी रूप प्रदान किया, यानी बहुत विरोध हो रहा था फिर भी रॉलेट को कानून को उन्होंने पारित किया। और रॉलेट अधिनियम एक काला कानून था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका नारा था कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। बिना किसी अपील वकील के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे थे वो। गांधी जी को उम्मीद थी कि युद्ध के पश्चात जो प्रथम युद्ध हो रहा था तो उसके पश्चात भारत को स्वशासन मिलेगा, यानी जनता का खुद का शासन होगा। किंतु भारत को मिला रॉलेट अधिनियम। तो ये रॉलेट अधिनियम गलत था। गांधी ने इस अधिनियम के विरुद्ध एक अखिल भारतीय आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। इसलिए एक अखिल भारतीय सत्याग्रह समिति का गठन हुआ 6 अप्रैल 1919 में। तो 6 अप्रैल से 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आरंभ हुआ। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के मध्य सरकार द्वारा पंजाब में जबरन भर्ती किए जाने की नीति के कारण पंजाब में पहले ही असंतोष व्यक्त था, क्योंकि पंजाब से क्या है जबरन लोग सेनाएं भर्ती किए जा रहे थे तो वहाँ लोग पहले से ही आक्रोश था उनमें। अतः पंजाब में यह आंदोलन उग्र हिंसा हो गई थी। पंजाब में उग्र हिंसा हो गई और फिर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो गांधी ने 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया, किंतु यह आंदोलन निम्न लाभ प्राप्त हुए। यह आंदोलन 3 वर्ष आगे तक रहा, परंतु ब्रिटिश द्वारा किसी को गिरफ्तार करने का साहस नहीं हुआ। फिर इस आंदोलन से गांधी जी को जो अनुभव मिला उसका उपयोग उन्होंने आगे के आंदोलन में किया। तो ये इस तरह से था।